हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। फ्रेंड्स, आज की ये जो आपकी क्लास रहने वाली है, आप लोगों ने थंबनेल से देख के आइडिया लगा ही लिया होगा कि ये आपकी एस्टेट की जो इंग्लिश पेडागोजी आने वाली है। पहले की हमारी इंग्लिश ग्रामर होती थी, तो एस्टेट की जो इंग्लिश है आपकी 15 मार्क्स की आने वाली है। तो उसकी ये कंप्लीट क्लास आपकी रहने वाली है। चैनल पर एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इससे पहले 4 क्लासेज हो चुकी हैं, तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ कि मैं आपको क्या कुछ करवा चुकी हूँ, क्या नहीं करवा चुकी हूँ। तो देखिए, जो लैंग्वेज के बारे में जो भी लर्निंग और एक्विजिशन वाला टॉपिक है, ये मैं आपको विद क्वेश्चन आंसर करवा चुकी हूँ। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग करवा चुकी हूँ। रोल्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग करवा चुकी हूँ। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल एंड रोल ऑफ ग्रामर, ये सारे टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। तो जो आपका सिलेबस बच जाता है, अब इसके अंदर जो आपका ये सिलेबस बच गया कि चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, सबसे पहले हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज डिफिकल्टीज पढ़ेंगे, एरर्स पढ़ेंगे, डिसऑर्डर पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको इवैल्यूएशन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी। उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद टीएलएम, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया, आईसीटी, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, रेमेडियल टीचिंग, ये सारे टॉपिक आपको इस क्लास के अंदर मिलने वाले हैं। ये आपकी एक मैराथन क्लास रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का ज्यादा टाइम में खराब नहीं करूंगी। अगर इससे पहले आप लोग 4 वीडियोस देख लेते हो, जिनका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो पहले आप उनको कंप्लीट कर लीजिए और फिर इसको देखिए। आपका जो पूरा टॉपिक्स है, जो भी आपको गिवन है, वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो क्या है, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन ए डाइवर्स क्लासरूम। कि एक जो डाइवर्स क्लासरूम है, अब आप सभी लोग जानते हो भाई, जो हमारा देश है वो क्या है, यहाँ पर विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। सभी की जो भाषा है वो क्या है भाई, अलग अलग है। तो बहुभाषिकता के लोग रहते हैं यहाँ पर, मल्टीलिंगुअलिज्म लोग रहते हैं। काफी भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। डाइवर्स जो नेचर है लैंग्वेज के अंदर भी, वैसे भी डाइवर्स नेचर के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इंग्लिश इज टोट एज ए सब्जेक्ट इन आवर स्कूल्स एंड एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कि जो इंग्लिश है वो एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ाई जाती है। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू यूज इंग्लिश इफेक्टिवली इन डे टू डे कम्युनिकेशन। जो स्टूडेंट्स हैं भाई, जो इंग्लिश है, हम क्या बता रहे हैं, जो मैंने आपके लिए जो कंटेंट बनाया है फ्रेंड्स, बिल्कुल इतनी ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एक बार आप क्लास लेने के बाद अगर आप नोट्स को रिवाइज कर लेते हो तो आप लोगों का बिल्कुल मतलब अच्छे से जो माइंड है, जो ब्रेन है आपका शार्प हो पाएगा इंग्लिश पेडागोजी को सोल्व करने के लिए। तो भाई इंग्लिश को हम कैसे पढ़ते हैं, एज ए सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ना कि उसको हम डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में हम इंग्लिश को यूज नहीं करते हैं। जो इंडिया है वो एक डाइवर्स लैंग्वेज का कंट्री है, ये सभी आपको पता है। तो ये तो सब बेसिक चीजें हो गई। तो अब भाई यहाँ पे क्या हुआ, डाइवर्स लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। तो क्या क्या मेजर चैलेंजेस आते हैं इंग्लिश टीचिंग के सामने, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि भाई इंग्लिश पढ़ाते हुए टीचर के सामने क्या क्या मेजर चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो एक डाइवर्स कंट्री है, ये सभी आप लोग जानते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट वो पॉइंट है हमारा मेजर चैलेंज, जो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो आता है भाई ओवर क्राउडेड क्लासेज। जो क्लासेज हैं वो कैसी हैं, ओवर क्राउडेड हैं। ओवर क्राउडेड से आप नाम से ही समझ गए होंगे भाई, क्लासेज क्या है, भरी रहती है ठकाठक। वैसे तो हमारा जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, 30:1 होना चाहिए। लेकिन क्लासों में क्या होते हैं भाई, 35 बच्चे भी आपको मिल जाएंगे, 40 भी मिल जाएंगे, 35 तक तो ठीक है, लेकिन 50-50 बच्चे एक एक क्लास में मिल जाते हैं। तो इससे क्या होगा, टीचर ना तो उनके ऊपर डिसिप्लिन रख पाएगा बच्चों के ऊपर, क्योंकि भाई टीचर की भी तो अपनी एक कैपेसिटी है ना, कि भाई 30 बच्चों के आसपास तो वो अच्छे से देख सकता है, उनको समझ सकता है, बिल्कुल उनके ऊपर इंडिविजुअल ध्यान दे सकता है। लेकिन जब ओवर क्राउडेड क्लास होगी तो ना तो क्लास में डिसिप्लिन रह पाएगा, ना ही क्या हो पाएगा, अच्छे से टीचर उनके ऊपर इंडिविजुअल ध्यान दे पाएगा, इंडिविजुअल अटेंशन नोट पेड। तो इससे क्या होगा भाई, जो टीचिंग है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो क्या आ गई हमारी इंडिया के अंदर, ओवर क्राउडेड क्लासेज हैं। ओके, अब धीरे धीरे कोशिश की जा रही है, जो भी हमारे एनईपी वगैरह आती है तो वहां पे रेशियो दिया जाता है कि 30:1 आपको रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे काम हो रहा है। लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये आ गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा क्लासरूम कंडीशंस। नेक्स्ट क्या आ गया भाई, क्लासरूम कंडीशन। अब बड़ी बड़ी क्लासें हैं, बड़े उसमें क्या है, ज्यादा ज्यादा बच्चे हैं भाई, ठीक है। उसके बाद जो क्लासेस हैं उनकी जो कंडीशंस है वो क्या नहीं है, सही नहीं है। किस मायने में सही नहीं है भाई, उनके अंदर जो प्रॉपर जो चीजें होनी चाहिए, ना ब्लैक बोर्ड मिलता है, ना बैठने के लिए बच्चों को जगह मिलती है। ओवर क्राउडेड क्लासेस हैं, ना उनके पास बेंच वगैरह की फैसिलिटी होती है। तो इससे क्या है भाई, जो क्लासरूम कंडीशन है वो भी क्या करती है, जो टीचिंग है उसको अफेक्ट करती है, वो फ्रस्ट्रेट करती है टीचर
को भी और साथ में स्टूडेंट्स को भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जाती है लैक ऑफ फैसिलिटीज। भाई क्लासरूम की कंडीशंस के ऊपर हो गया। क्लासरूम की कंडीशन से आप लोग मतलब उसकी फिजिकल कंडीशन से लगा लीजिए, ना उसके अंदर फर्श है, ना उसके अंदर विंडोज वगैरह अच्छे से हैं। लैक ऑफ फैसिलिटीज, फैसिलिटीज की कमी है, ना ब्लैक बोर्ड है क्लास के अंदर, ना ही कोई और टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो टीएलएम है हम आगे पढ़ेंगे वो प्रेजेंट है। तो ये सब जो फैसिलिटीज की जो कमी है इससे क्या होगी भाई, टीचिंग क्या होगी, अफेक्ट होगी। ओके, जो चैलेंजेस आते हैं डाइवर्स क्लासरूम में वो हम पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है लैक ऑफ ट्रेन टीचर, कि जो टीचर है वही इतना ट्रेन नहीं है कि वो बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाए। टीचर्स के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर क्या है, कहीं ना कहीं कुछ एक कमी है। ओके, नेक्स्ट है आउटडेटेड मेथड ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग का जो मेथड है वो क्या चला आ रहा है भाई, आउटडेटेड चला आ रहा है। जैसे कि आप लोगों ने जो ग्रामर वाली क्लास देखी होगी, मैंने आपको रोल ऑफ ग्रामर बताया था, तो उसके अंदर मैंने आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और फंक्शनल, फंक्शनल को इनफॉर्मल भी बोलते हैं, तो ये मेथड मैंने आपको करवाए थे। मैंने आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव करवाए थे कि भाई कहाँ चल रहे हैं, रूल से एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और क्या चलते हैं भाई, एग्जाम्पल से किधर चलते हैं, रूल की तरफ चलते हैं। तो उसके अंदर जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, रूल से एग्जाम्पल की तरफ चलना, तो ये हमारा क्या था, ट्रेडिशनल मेथड था। ये मेथड क्या हो चुके हैं, अब आउटडेटेड हो चुके हैं, और टीचर्स क्या करते हैं, इन्हीं को फॉलो करते हैं। तो ये भी क्या है भाई, एक जो बच्चों के पिछड़ने का एक कारण हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है भाई टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक है, जो भी हमने टेक्स्ट बुक लगा रखी है क्लासेस के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स यूज अनसुटेबल टेक्स्ट बुक। अब तो क्या हो गया भाई, एनसीईआरटी वगैरह आने लग गई, एससीईआरटी वगैरह आने लग गई, जो स्टेट वगैरह है। लेकिन पहले क्या होते थे, टीचर अपनी मनमानी से क्या कर देते थे भाई, जो टेक्स्ट बुक है वो प्रोवाइड कर देते थे, तो वो भी क्या थी, एक कहीं ना कहीं कमी का कारण बन रही थी। ओके, नेक्स्ट है भाई एग्जाम ओरिएंटेड। अब क्या करते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब जो जिस टाइम पे हम पढ़ते थे तो उस टाइम पे टीचर क्या करते थे भाई, अब तो फिर भी काफी मतलब कुछ होने लग गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्कोर के पीछे भागते थे कि भाई हाँ 100 में से 90 लाने हैं, बस वही बच्चा क्या है, इंटेलिजेंट है। एग्जाम ओरिएंटेड है, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो एक ये चैलेंज है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ स्टडी मटेरियल। जो स्टडी मटेरियल है उसकी क्या है भाई, कमी है। जो रिमोट एरियाज हैं, जो विलेज हैं, पिछड़े जो जिन गांवों में हम रहते हैं उनका तो फिर भी अच्छे से मतलब विकास हो चुका है, लेकिन क्या क्या कहीं कहीं पर क्या है, रिमोट एरियाज वगैरह हैं, तो वहां पे स्टडी मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, तो ये चैलेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है भाई स्कूल का एनवायरनमेंट। जो स्कूल का एनवायरनमेंट है उससे भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, तो जो स्कूल का एनवायरनमेंट है काफी जगह क्या नहीं है भाई, बिल्कुल ना तो फ्रेंडली है, ना ही क्या है भाई, अब पढ़ा क्या रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश को हम कैसे पढ़ाते हैं, एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसको, एज ए मतलब जो बोलचाल की हमारी जो भाषा है, कम्युनिकेशन की जो भाषा है, उसको इस पर्पज से यूज नहीं करते, तो जो माहौल है वो बच्चों को इस प्रकार से नहीं मिल पाता कि वो इंग्लिश को ज्यादा सीख पाए। ओके, पीर टीचिंग रोल, प्ले एंड ग्रुप एक्टिविटीज आर रेयर इन इंडियन क्लासरूम। इंडियन क्लासरूम के अंदर एक और क्या कमी बताई गई है भाई इंडियन क्लासरूम की, भाई जो पीयर टीचिंग है, पीयर टीचिंग से क्या समझते हो, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि पीयर टीचिंग क्या होता है। भाई जब क्लास के मतलब जो स्टूडेंट्स है वो आपस में साथ ही मिलकर के क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो एक ग्रुप एक्टिविटी की, पीयर टीचिंग की, इन चीजों की क्या देखी गई है, इंडियन क्लासरूम के अंदर कमी देखी गई है। ओके, नेक्स्ट है लर्नर्स एबिलिटी। आप सब इन पॉइंट्स को पढ़ते रहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन मैं इस टॉपिक के खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, तब आपकी अच्छी समझ बनेगी। लर्नर्स एबिलिटी, अब भाई बच्चे के ऊपर क्या करते हैं, शिक्षा को मतलब थोप देते हैं कि भाई नहीं उसको मतलब 90% आ रहे हैं तो तेरे भी क्या आने चाहिए, 90% आने ही चाहिए। शिक्षा को क्या किया जाता है, थोपा जाता है। बच्चे की जो एबिलिटी है उनका ध्यान नहीं रखा जाता। साथ में कुछ बच्चे कैसे होते हैं भाई, जिनके अंदर कुछ एरर्स भी होते हैं, डिसऑर्डर्स भी होते हैं, डिसलेक्सिया, अफेजिया, ये कुछ हम आप आगे इन टर्म्स को अच्छे से समझोगे, तो ये क्या होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इनका ध्यान नहीं रखा जाता कि भाई बच्चे को बच्चे की एबिलिटी के आधार पर नहीं पढ़ाया जाता। और अब क्या होगा, जब एक डाइवर्स क्लासरूम होगा तो डाइवर्स क्लासरूम में हम किसको प्रमोट करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करते हैं कि सभी बच्चों को क्या पढ़ाना है, एक साथ पढ़ाना है। तो वहां पे हर प्रकार के बच्चे बैठते हैं, तो टीचर के लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है सब प्रकार के बच्चों को एक साथ लेकर के चलना। ओके, नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की क्या रहती है भाई, कमी रहती है। टीचिंग इंग्लिश इन ए क्लास, करेक्टिंग स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स इज ए बिग चैलेंज हो रहे टीचर। अब टीचर के लिए प्रैक्टिस करवाना, अब इंग्लिश पढ़ा रहा है टीचर, तो ये बिल्कुल उसके लिए बहुत क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हैं। तो सभी बच्चों को इंडिविजुअल स्पेलिंग सिखाए, इंडिविजुअल स्पेलिंग मिस्टेक्स को सही करे, तो इन सब चीजों की क्या होती है, वहां पे कमी होती है। ठीक है, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस भी कहीं डाइवर्स क्लासरूम का एक चैलेंज है।
ओके। तो भाई ये थी थ्योरी, आप लोगों को समझ में आई होगी। आपको एक बार थोड़े थोड़े ओवरव्यू में दे देती हूँ कि जो इंडिया है वो क्या है भाई, एक डाइवर्स कंट्री है। तो इसके अंदर जो चैलेंजेस आते हैं वो क्या क्या आते हैं भाई, एक तो क्या है भाई ओवर क्राउडेड क्लासेज है, एक क्या है भाई फैसिलिटीज की कमी है, जो क्लासरूम की कंडीशन है वो सही नहीं है, जो टीचर है वो ट्रेंड नहीं है, नेक्स्ट जो टेक्स्ट बुक है वो क्या है भाई ओल्ड पैटर्न पे चल रही हैं, जो टीचर है वो आउटडेटेड मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है भाई, प्रैक्टिस की क्या है कमी है। तो ये सब चीजें क्या है भाई, चैलेंजेज है डाइवर्स क्लासरूम में। अब हम क्या देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। अब देखिए फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलिएगा। ए चाइल्ड इज वेरी फ्रेंडली, एक चाइल्ड क्या है भाई बहुत ही फ्रेंडली है, एंड टेक्स एक्टिव पार्ट इन ग्रुप वर्क, ग्रुप वर्क में क्या लेता है भाई पार्ट लेता है। और ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि हिंदी की आपको जरूरत ना पड़े, आप इंग्लिश में ही इनको सोल्व कर पाओ, क्योंकि फ्रेंड्स इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछे जाएंगे, बाईलिंगुअल नहीं होंगे। ठीक है, बट हिज पेरेंट्स ऑलवेज कंप्लेन टू द टीचर अबाउट हिम राइटिंग प्रॉपरली। भाई क्या है, एक बच्चा है वो क्या भाई फ्रेंडली है, काफी एक्टिव है, ग्रुप वर्क में काफी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स को क्या शिकायत रहती है कि भाई वो अच्छे से लिखता नहीं है, एंड मिसप्लेसिंग द वर्ड्स, नॉट गेटिंग गुड स्कोर्स, उसके मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आते हैं, उसकी राइटिंग है वो अच्छी नहीं है। तो ये सब किसकी शिकायत है भाई, पेरेंट्स की। अब पेरेंट्स कहाँ रहते हैं भाई, सोसाइटी में रहते हैं। तो सोसाइटी में जिस प्रकार का मतलब चलन चलता है कि भाई हाँ उसके बच्चे के इतने आ रहे हैं, तो पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई मेरे बच्चे के भी इतने ही आएंगे। ठीक है, तो ये जो सब चीज है, तो भाई पेरेंट्स क्या करेंगे, टीचर के पास जाएंगे, टीचर के ऊपर क्या करते हैं, बर्डन डालते हैं। तो टीचर को स्टूडेंट को किस प्रकार से सपोर्ट करना चाहिए, देखिए आप लोगों के पास ऑप्शन है। प्रेजिंग हिज सोशल इंटरेक्शन, उसका जो सोशल इंटरेक्शन है उसकी प्रेज करे उसके पेरेंट्स के आगे। एक्सप्लेनिंग टू द चाइल्ड्स पेरेंट्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम डिस्ग्राफिया, उसको ये बताएं कि भाई इसको डिस्ग्राफिया है, इसलिए ये क्या कर पा रहे हैं, कम मतलब इसके स्कोर आ पा रहे हैं, कम राइट कर पा रहा है। रिक्वेस्ट पेरेंट टू बी पेशेंट विद द चाइल्ड, पेरेंट्स को क्या कही भाई पेशेंट रखो, धैर्य रखो, और चाइल्ड को क्या कही मोटिवेशनल वर्ड्स कही। ऑल ऑफ द अबव, सभी करें नहीं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपका वो क्या जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रेजिंग हिज सोशल इंटरेक्शन, उसके जो सोशल इंटरेक्शन है उसकी क्या की जाए, प्रेज की जाए। उसके जो सोशल इंटरेक्शन है उसकी प्रेज की जाए। जरूरी नहीं है कोई उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको डिस्ग्राफिया हो। तो ये ऑप्शन हमारा इसलिए इनकरेक्ट है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मतलब पेशेंट रखने के लिए कई पेरेंट्स को ऐसा कुछ नहीं बन रहा। तो साइकोलॉजी के अंदर जो पेडागोजी है उसके अंदर आपको देखना पड़ता है कि कौन सा मोस्ट सुटेबल आंसर है। तो इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो क्या हो रहा है भाई, फर्स्ट ऑप्शन हो रहा है। प्रेज करे उसके सोशल इंटरेक्शन की, भाई वो सोशल इंटरेक्शन अच्छे से करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सीडीपी के अंदर समावेशी शिक्षा आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव क्लासरूम, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम। एक डाइवर्स क्लासरूम है और इंक्लूसिव के लिए आप क्या करोगे, कंपटीशन करोगे, एनवे करोगे, सिंपथी करोगे, कोलाब्रेशन करोगे। तो सबसे जो मोस्ट सुटेबल इसका जो आंसर है वो क्या है भाई, ऑप्शन नंबर 4 कोलाब्रेशन, सभी को साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आफ्टर रीडिंग ए पोइम ए टीचर इन्वॉल्व्स द लर्नर्स इन ग्रुप वर्क, वन ग्रुप राइट्स द थीम ऑफ द पोइम, अनदर ड्रॉज ए पिक्चर टू डेप्सेट द मेन कैरेक्टर, एंड येट अनदर राइट्स द समरी ऑफ द पोइम दिस एक्टिविटी। अब भाई एक बच्चा क्या कर रहा है, समरी लिख रहा है, एक बच्चा क्या कर रहा है, उसका पिक्चर बना रहा है। तो इस प्रकार से सभी क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो इसमें से जो मोस्ट सुटेबल ये एक्टिविटी है, ये किसका जो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इज एम्ड एट लर्नर्स टू प्रिपेयर असेसमेंट, असेसमेंट के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। विल डिस्ट्रैक्ट द लर्नर, ये क्या करेगा भाई, लर्नर को डिस्ट्रैक्ट करेगा। इज ए सीर वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम है। क्रिएट कैटर्स नहीं क्रिएट्स आएगा यहाँ पे, क्रिएट्स टू डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स। तो ये जो आंसर है ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि भाई उसके अंदर जो बच्चों के अंदर जो डाइवर्स एबिलिटीज है, सभी की अलग अलग एबिलिटीज है। कोई उसकी समरी अच्छे से लिख पा रहा है, कोई उसका पिक्चर अच्छे से बना पा रहा है, कोई उसको गा अच्छे से पा रहा है। तो सभी के इंटरेस्ट का क्या किया जा रहा है, ध्यान किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चिल्ड्रन हु आर डिफरेंटली एबल्ड ज्वाइन इन न्यू स्कूल, एक डिफरेंटली एबल चाइल्ड है, एक दिव्यांग बच्चा है, एक न्यू स्कूल को ज्वाइन करता है। टीचर गिव डिफरेंट रिएक्शन, टीचर क्या देते हैं भाई, अलग अलग रिएक्शन देते हैं। विच वन रिफ्लेक्ट द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या, उसमें से सही आंसर क्या होगा।
देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गुड, इट विल प्रोवाइड ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न टू हेल्प ईच अदर एंड बी स्पोर्टिव, कि भाई बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो एक दूसरे की क्या करना सीखते हैं, मदद करना सीखते हैं, स्पोर्टिव बनते हैं। सच चिल्ड्रन गो टू स्पेशल स्कूल, इस प्रकार के बच्चों को क्या भेजना चाहिए, स्पेशल स्कूल भेजा जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन को प्रमोट नहीं करती है। ओ हाउ कैन आई टीच चिल्ड्रन हु कैन नॉट इवन डैड, कि भाई टीचर सोच रहा है भाई मैं इन बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, तो ये भी क्या है भाई, गलत हो गया। ठीक है, टीचर को सभी को क्या लेना है, एज ए रिसोर्स लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा कि भाई सभी बच्चों को आपस में सपोर्ट करने की क्या मिल रही है, इससे एजुकेशन मिल रही है, उनको अच्छी सी सीख मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डाइवर्स क्लासरूम लर्नर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू speak and write good English and often lapse into their mother tongue because, भाई क्या कह रहा है कि भाई जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो मदर टंग है और इंग्लिश है उसके बीच में आपस में क्या कर देते हैं, जो वर्ड्स हैं उनका लैप्स कर देते हैं, उनको मिला देते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं भाई ऐसा, दे डू नॉट हैव टू एबिलिटी टू लर्न इंग्लिश, कि उनके अंदर इस प्रकार की एबिलिटी ही नहीं है कि वो इंग्लिश सीख पाए। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। दे आर स्लो लर्नर्स, स्लो लर्नर्स कुछ नहीं होता, गलत हो गया। दे आर नॉट मोटिवेटेड टू लर्न, वो मोटिवेट ही नहीं है लर्न के लिए, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन बच गया 4, वही क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। दे लैक एनफ कॉम्पिटेंस एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टू लैंग्वेज आर डिफरेंस, कि भाई जो दो लैंग्वेज हैं उनके बीच में डिफरेंट नहीं कर पा रहा है, कि भाई जो उनकी स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, अलग अलग है, इसलिए वो क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम इज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेरिड लैंग्वेज, टीचर शुड गिव देयर स्टूडेंट, टीचर को क्या दिया जाना चाहिए, एडेक्वेट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स, तो भाई नोट्स नहीं देगा, नोट्स क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। समरी एंड सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ टेक्स्ट, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्कशीट दी जानी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा कि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चा क्या कर सके, अपनी स्किल्स को और ज्यादा डेवलप कर सके। ओके, नेक्स्ट देखिए, some parents of students with learning difficulties may have unrealistic expectation from their children, the teacher can support such students by, देखिए भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो कुछ सम पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं विद लर्निंग डिफिकल्टीज, उनके बच्चे को क्या है, लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, वो उनसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो इसमें टीचर है वो किस प्रकार से सपोर्ट करेगा, तो टीचर किस प्रकार से सपोर्ट करेगा, देखिए आपको क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, persuading them to liaise with other such students, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्सप्लेनिंग टू द पेरेंट्स अबाउट द चाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज, पेरेंट्स को एबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स बताए बच्चे की। प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, तो जहां पे इंस्ट्रक्शन वगैरह की बात आएगी ना तो वहां पे उसको कट कर देना। मेक ए क्लियर रेफरेंस टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्लियर रेफरेंस बनाए, ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। कि भाई बच्चे पेरेंट्स को ये एक्सप्लेन करे कि हाँ भाई उनके बच्चे के अंदर और भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जरूरी नहीं हो पढ़ाई में ही अच्छा हो, उनके अंदर और भी एबिलिटीज है, उनके ऊपर फोकस करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 मल्टीलिंगुअलिज्म इन लर्निंग ए लैंग्वेज शुड बी सीन एज ए, मल्टीलिंगुअलिज्म को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, चैलेंज की तरह देखा जाना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज होता है, टीचर के लिए चैलेंज होता है, हिंड्रेंस होता है, रुकावट होता है, या रिसोर्स होता है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा, रिसोर्स की तरह देखा जाना चाहिए मल्टीलिंगुअलिज्म को। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लास सेकंड टीचर अंकिता यूज वेरियस टास्क सच एज क्रिएटिंग चार्ट्स, ग्राफ, ड्राइंग, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग। एक क्लास सेकंड की टीचर है अंकिता, वो क्या करती है भाई, काफी मतलब क्रिएटिव है, वो चार्ट्स लेके आती है, ग्राफ लाती है, ड्राइंग लाती है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। तो इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन को आप क्या कहेंगे, हेल्प लर्नर विद मल्टीपल इंटेलिजेंस टू परफॉर्म वेल एंड लर्न बेटर, इज ए वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग हर ओन नॉलेज, अपनी नॉलेज का क्या कर रही है, दिखावा कर रही है। ओनली हेल्प थोड़ी ना करेगा ब्राइट लर्नर्स, इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एन असेसमेंट के लिए प्रिपेयर थोड़ी ना करना होता है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स की हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट देखनी होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हेल्प लर्नर विद मल्टीपल इंटेलिजेंस टू परफॉर्म वेल एंड लर्न बेटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज फेसिंग द मेन प्रॉब्लम ऑफ, मेन प्रॉब्लम क्या आती है भाई, एक्सेसिव यूज ऑफ टीचिंग एड, टीचिंग एड का एक्सेसिव यूज हो रहा है, नो। यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड ओल्ड मेथड,
ट्रेडिशनल एंड ओल्ड मेथड का ज्यादा यूज किया जाता है, लैक ऑफ गुड लर्निंग मटेरियल, गुड लर्निंग मटेरियल की क्या है, कमी है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बोथ 2 एंड 3 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऐसा जो इंडियन क्लासरूम है इंग्लिश सीखने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल क्लास, एक मल्टीलिंगुअल क्लास है, एक मल्टीकल्चरल क्लास है, तो उसके अंदर चिल्ड्रन शुड बी एक्वेंटेड विद द सेकंड लैंग्वेज अलोंग विद यूजिंग देयर वर्नाकुलर लैंग्वेज मदर टर्क, मदर टर्क नहीं, मदर टंग आएगा यहाँ पे, ठीक है। चिल्ड्रन शुड बी आस्क टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, चिल्ड्रन को क्या कहना चाहिए भाई, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करो। तो ये क्या हो गया, गलत। जहां पे आपको ओनली वगैरह वर्ड्स मिल जाए तो उसको तो वैसे ही कट कर देना। मोर अटेंशन शुड बी गिवन टू ओरल स्किल्स, ओरल स्किल्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू यूज देयर मदर टंग, मदर टंग का यूज ना करे। तो ये कहाँ की बात हो गई भाई, एनसीएफ 2005 तो क्या कहता है कि भाई मदर टंग में ही ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाओ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही इसमें सही बात करता था कि मदर टंग के साथ जोड़ करके चीजों को सिखाओ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाउ ए गुड टीचर विल ट्रीट ए चाइल्ड विद सम लर्निंग डिसेबिलिटीज, एक जो गुड टीचर है वो किस प्रकार से बच्चे की तरफ ध्यान देगा। इग्नोर द स्टूडेंट्स कंप्लीटली, जो इस प्रकार का जो जिसके साथ जो कोई डिसेबल्ड पर्सन है उसको क्या कर देगा भाई, इग्नोर कर देगा। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। पे इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल अटेंशन देगा। मोटिवेट द स्टूडेंट टू लर्न, स्टूडेंट को क्या करेगा भाई, मोटिवेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। बोथ 2 एंड 3 क्या है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, in a diverse multilingual class you as a language teacher will give more importance to, भाई ज्यादा डाइवर्स मल्टीलिंगुअल क्लास है तो आप किस चीज को मोर इंपोर्टेंस दोगे अगर आप वहां पे एक टीचर हो तो किसको दोगे भाई। क्रिएट एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर्स टू यूज लैंग्वेज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, टीचर टीच एवरी लेसन ऑफ द टेक्स्ट बुक का लेसन पढ़ाएगा। रूल्स की बात आ जाए जहां पे टीच रूल्स ऑफ ग्रामर, वो क्या हो जाएंगे, गलत। विद यूज लैंग्वेज इन अबंडेंस हरसेल्फ, जो टीचर है सिर्फ अपनी ही भाषा का यूज करेगी। तो ये कहाँ की बात हो गई, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्रिएट एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर्स टू यूज लैंग्वेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकंड फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रीड हिज टेक्स्ट बुक लेसन, वो अपने लेसन को नहीं पढ़ पा रही है तो उसके अंदर भाई पढ़ने से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया। क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है, जो कैलकुलेशन से संबंधित हो। डिसग्राफिया जो आपकी राइटिंग से संबंधित हो। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग प्यूपिल्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज, कि कौन सा जो इसमें से प्रिंसिपल नहीं है कि जो छात्र हैं उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज में उनकी हेल्प करे। टीचिंग प्रिपरेशन, डिवाइस वेरियस लर्निंग सिचुएशंस, डिजाइन मीनिंगफुल लर्निंग, टीचर ऑफरिंग ट्यूशन एट होम। तो भाई ट्यूशन एट होम की कोई बात नहीं होती है, ट्यूशन करवाना क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 क्या है, सही है। ओके, तो इसमें से हमें करेक्ट नोट करेक्ट मानना था ना, तो वो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। ओके, अब भाई एक टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो आप लोगों ने इस टॉपिक को समझ लिया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसको देखते हैं हम, चैलेंज टू लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज को टीच करने में क्या क्या भाई चैलेंजेस आते हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होते हैं भाई। लैंग्वेज डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर इज ए डिसऑर्डर इन विच द चाइल्ड हैज डिफिकल्टी यूजिंग और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज डिसऑर्डर का मतलब क्या है भाई, लैंग्वेज के साथ क्या है, कोई डिसऑर्डर है, यानी लैंग्वेज के साथ क्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको अंडरस्टैंड करने में चिल्ड्रन को क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। लैंग्वेज के साथ कोई प्रॉब्लम है तो क्या बोलेंगे उसको, लैंग्वेज डिसऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, चाइल्ड को क्या आती है, डिफिकल्टी आती है उस लैंग्वेज का यूज करने में, उसको स्पीक करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, तो वो होता है लैंग्वेज डिसऑर्डर। क्लियर इतनी सी बात। नॉर्मल लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू सी, हियर, कॉम्प्रेंड द रिटेन्ड इन्फॉर्मेशन। भाई जो नॉर्मल जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या क्या एबिलिटी आ जाती है भाई, सुनते हैं, समझते हैं, उसको जो नॉलेज है उसको रिटेन करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं, लैंग्वेज के डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है वो आपके मेनली कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के हो सकते हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर कितने टाइप्स के हो सकते हैं भाई, 3 टाइप्स के हो सकते हैं। वो 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव। कौन कौन से होते हैं भाई, एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव, और थर्ड बन जाएगा इन दोनों को मिला करके
मिक्स्ड, ओके, जिसके अंदर एक्सप्रेसिव भी और रिसेप्टिव भी। अब एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव आपको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज करना चाहते हैं, आपको कंप्लीट जनरल सेक्शन के नोट्स मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आपको मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके इनके प्रीवियस ईयर मिलेंगे, वेलफेयर स्कीम्स मिलेंगी, और बाकी आपको सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी इनकी कंप्लीट थ्योरी मिल रही है। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और एक छोटी सी लिटिल सी अमाउंट आपको पे करनी है। वो पे करने के बाद आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगा आपकी गूगल ड्राइव के अंदर, तो आप लोग वहां से इनका फटाफट से रिवीजन कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लोग मेरी क्लासेस देख रहे हैं और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम में अपना स्टेट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप लोग इन नोट्स के थ्रू जा सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप लोग वीडियो से पढ़ना पसंद करते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है लैंग्वेज डिसऑर्डर। उसके अंदर हमारे पास दो थे भाई, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव, और तीसरा हमारा क्या है भाई, मिक्स्ड। तो एक्सप्रेसिव नाम से ही क्लियर है भाई, क्या करना, एक्सप्रेस करना, यानी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने में, लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में, लैंग्वेज यानी यहाँ पे ओरल उसको बोलने में दिक्कत आती है तो वो तो क्या होते हैं हमारे एक्सप्रेसिव, वो क्या आते हैं भाई एक्सप्रेसिव। रिसेप्टिव रिसीव करना, यानी उसको कॉम्प्रहेंड करना, उसको समझना, लैंग्वेज को उसको अंडरस्टैंड करने में तकलीफ आती है, दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है, तो उसको कहते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। ओके, क्लियर है। एक्सप्रेसिव उसको एक्सप्रेस करने में, किसको एक्सप्रेस करने में, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने में। ओके भाई, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने में, उसको प्रोड्यूस करने में क्या होती है, एक चाइल्ड को प्रॉब्लम होती है तो उसको कहते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। इट अफेक्ट्स बोथ स्पोकन एंड रिटन, ये बोलने पर भी अफेक्ट डालेगा और लिखने में भी, क्योंकि भाई बोलेगा भी गलत तो लिखेगा भी गलत। ओके, नेक्स्ट है, द चाइल्ड में बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल से बट ही हैज ट्रबल व्हेन ट्राइंग टू टॉक और राइट। जब उसको टॉक करना होता है, बोलना होता है, राइट करना होता है, तब उसको क्या आती है भाई, चाइल्ड को प्रॉब्लम होती है, किसके अंदर, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर। किसके अंदर, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर। लेकिन जब उसको क्या करना हो, उसी लैंग्वेज को समझना हो, उसी लैंग्वेज को समझना हो तो वो आराम से समझ जाता है। ओके, इससे क्या होगा भाई, इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके जो लक्षण है, वो कैसे पता लगेगा भाई बच्चे में क्या है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है। रिड्यूस वोकेबलरी, उसके जो वोकेबलरी होगी वो क्या होगी भाई, कम से कम होगी, वो कम से कम शब्दों का प्रयोग करेगा। रिड्यूस एबिलिटी टू मेक सेंटेंसेस, सेंटेंस नहीं बना पाएगा पूरा, क्योंकि वो अपनी बात को कंप्लीटली कह ही नहीं पा रहा है। रिड्यूस एबिलिटी टू हैव ए कन्वर्सेशन, बातचीत करने से क्या करेगा, बचेगा, कतराएगा, ताकि उसको जो वर्ड्स हैं वो कम से कम यूज करने पड़े। लीविंग आउट वर्ड्स, वर्ड्स को कहीं कहीं पर छोड़ देगा। सेइंग वर्ड्स इन रॉन्ग ऑर्डर, वो अगर वर्ड्स को बोलेगा तो उनको एक रॉन्ग मैनर में, इनकरेक्ट मैनर में बोलेगा। वैसे जैसे कि भाई बोलना हो राम स्कूल जाता है तो क्या बोलेगा, राम जाता है स्कूल, ठीक है, उसको क्या करेगा, इनकरेक्ट ऑर्डर में बोलेगा। रिपीटिंग ए क्वेश्चन व्हाइल थिंकिंग, जब सोचता है किसी क्वेश्चन का, जब आंसर करने के लिए सोचता है तो क्या करता है, बार बार में उसको रिपीट करेगा। कंफ्यूजिंग टेंसेज, कंफ्यूजिंग टेंसेज, जो अपने आप में क्या रहेगा भाई, वो कंफ्यूज सा रहेगा। जो टेंसेज वो यूज करेगा वो क्या करेगा, कंफ्यूजन वाले यूज करेगा। तो ये क्या होंगे भाई, सिम्टम्स होंगे किसके, जिसके अंदर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, जिस चाइल्ड के अंदर। ठीक है, तो क्लियर है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर समझ में आ गया। तो नेक्स्ट आप देखिए रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। रिसेप्टिव के अंदर क्या है कि बच्चा जो स्पीक करता है, जो बोलता है, जो लिखता है, वो तो सही लिख सकता है, लेकिन उसको जो तकलीफ होती है, जो डिफिकल्टी आती है, उसको किस में आती है भाई, अंडरस्टैंड करने में आती है, उसको समझने में प्रॉब्लम होती है, रिसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको बोलते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। ओके, ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज थॉट्स, वो थॉट्स को क्या नहीं कर पाता भाई, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता कि क्या कहना चाह रहा है अगला पर्सन। ओके, तो इसके जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे भाई, मे हैव ट्रबल विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल से, उसको प्रॉब्लम होगी, उसको ट्रबल महसूस करेगा भाई अगला जो पर्सन है वो क्या कहना चाह रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे रीड, कि वो जो पढ़ेगा वो भी उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उस लैंग्वेज को क्या नहीं कर पाता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। आंसरिंग क्वेश्चन, अब जब उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है तो क्वेश्चंस तो कहाँ से, क्वेश्चंस के जो आंसर है वो कहाँ से देगा, वो नहीं दे पाएगा। लर्निंग न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स नहीं समझ पाएगा, जो उसकी वोकैब है वो भी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं वर्ड्स को जिनको वो समझ पा रहा है उन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। तो नए वर्ड्स है उनको नहीं, उसके सीखने में क्या आएगी, उसको डिफिकल्टी आएगी। फॉलोइंग डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन फॉलो करेगा, उसको बता दिया कि भाई मैं ये पेन है मेरे पास,
ठीक है, उसको बता दिया कि भाई ये क्या है, तलवार है, तो वो इसको क्या समझेगा, तलवार ही समझेगा, क्योंकि उसको इसके अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं लगा पा रहा है। जो डायरेक्शन हमने उसको दी है वो उसी डायरेक्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा भाई, आइडेंटिफाई करेगा। तो भाई ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो किस प्रकार के बच्चे के सामने देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा, जिसके अंदर रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा। जो थर्ड टाइप आती है वो आ जाती है भाई मिक्स्ड। उसमें क्या होगा भाई, स्पीकिंग में भी उसके सामने क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा, और क्या नहीं कर पाएगा, दूसरों के थॉट्स को रिसीव भी नहीं कर पाएगा, अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम होती है, उसको कहा जाता है मिक्स्ड लैंग्वेज डिसऑर्डर। ओके, तो ये आपके 3 प्रकार के लैंग्वेज डिसऑर्डर थे, आपको समझ में आ गए होंगे। आगे आपको और भी जो लैंग्वेज डिफिकल्टीज होती हैं वो देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। Preventing a language disorder is very difficult because the exact cause is largely unknown, but its impact can be reduced. क्या कह रहे हैं भाई, कि जो लैंग्वेज जो डिसऑर्डर होते हैं उनको पूरी तरीके से कंप्लीटली उनको मतलब सुधार लाना तो क्या होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा सुधार लाया जा सकता है। ओके, अब देखिए भाई अफेज्या, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, अफेज्या। अफेज्या अब आप इसको हिंदी में भी पढ़ोगे, हिंदी में आपको मिलेगा इस प्रकार से। अब ये क्वेश्चन आपसे हिंदी में भी बन सकता है और इंग्लिश में भी बन सकता है। अफेज्या क्या होता है भाई, अफेज्या कि भाई एन इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज फंक्शनिंग कोज्ड बाय डैमेज टू द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। अफेज्या आपने सुना होगा कि भाषा संबंधी कठिनाई होती है, बच्चे के अंदर किसकी संबंधी कठिनाई होती है, भाषा संबंधी, लैंग्वेज संबंधी जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या कहते हैं, अफेज्या कहते हैं। और ये कौन से मतलब ब्रेन का जो कौन सा पार्ट है उसके अंदर डैमेज होने की वजह से होती है, लेफ्ट हेमिस्फीयर। किसकी वजह से होती है, लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन की वजह से अफेजिया जैसी जो डिसऑर्डर है वो होता है। ओके, क्लियर है यहां तक। अब कुछ और होती हैं, देखिए डिसलेक्सिया क्या है भाई, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया, अब इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इट प्राइमरी अफेक्ट रीडिंग, ये भाई किसको बाधित करती है, किसके अंदर रुकावट बनती है, पढ़ने के अंदर। कहां पे प्रॉब्लम आती है, पढ़ने के अंदर प्रॉब्लम आती है। पठन संबंधी विकार को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। अब हिंदी में भी ये आपको ऐसे ही मिलेगा, डिसलेक्सिया। क्या मिलेगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो डिसलेक्सिया क्या होती है भाई, पठन संबंधी विकार होता है। ओके, रीडिंग में क्या करता है, चाइल्ड को स्ट्रगल करना पड़ता है, चाइल्ड को प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट होता है भाई डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्या होता है, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, ग्राफ, ग्राफ क्या करते हैं भाई, ऐसे राइट करके बनाते हैं ग्राफ। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ग्राफ से याद रखेंगे राइटिंग। जो राइटिंग संबंधी जो क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, उसको क्या कहा जाता है, डिसग्राफिया। क्या कहा जाता है, डिसग्राफिया। हार्ड टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स एंड एक्सप्रेस देम इन रिटन फॉर्म। भाई रिटन फॉर्म में क्या आती है, स्टूडेंट्स को, चाइल्ड को क्या होती है, डिफिकल्टी महसूस होती है। ओके, नेक्स्ट है भाई डिस्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्रेक्षा। डिस्प्रेक्षा के अंदर क्या होता है, जो चिल्ड्रन की जो मोटर स्किल्स होती हैं, चिल्ड्रन की मेनली मोटर स्किल्स के अंदर भी जो मेनली फाइन मोटर स्किल्स है उनके अंदर क्या आती है, प्रॉब्लम होती है, उनको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी इसको कहा जाता है। सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर किसको कहा जाता है, डिस्प्रेक्षा। तो फाइन मोटर स्किल्स में हमारा क्या आता है, एक होती है हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स और एक हमारी क्या होती है भाई, फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें हम बारीकी वाले काम करते हैं। जैसे कि भाई साइकिल चलानी हो, राइटिंग करनी हो, या फिर राइडिंग करनी हो। ठीक है, तो ये जो मोटर स्किल्स फाइन और ग्रोस दोनों ही आ जाते हैं एक प्रकार से। जो मोटर स्किल्स जो एक्टिविटी होती है उनको परफॉर्म करने में जो डिफिकल्टी होती है उसको क्या कहा जाता है, डिस्प्रेक्षा। क्या कहा जाता है, डिस्प्रेक्षा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्पीच साउंड डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है भाई, स्पीच साउंड डिसऑर्डर। तो जो स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स है जो आप लोगों ने अभी ये देखी हैं, इनके अंदर एक थोड़ा सा मतलब इससे अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से पूछ सकता है। जो स्पीच साउंड डिसऑर्डर है, नाम से ही क्लियर है भाई, वही साउंड को स्पीच करने में, साउंड को बोलने में क्या हो रही है, डिसऑर्डर हो रहा है। ठीक है, 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक बताया गया है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, एक क्या बताया गया है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, और एक है हमारा फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्या है हमारा, फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो फोनोलॉजी को तो आप वैसे भी मतलब नाम से पता लगा लोगे भाई, फोनोलॉजी, फनीम जो थी वो क्या थी, साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट थी। फोनोलॉजी क्या थी, जहां पे क्या करते थे, साउंड सिस्टम के बारे में स्टडी करते थे। तो फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर किससे रिलेटेड है भाई, साउंड से रिलेटेड है। यहाँ पर जो साउंड के अंदर स्टूडेंट्स को ट्रबल महसूस होता है, उनका डिफरेंशिएशन करने में क्या होता है, चाइल्ड को प्रॉब्लम महसूस होती है। जो आर्टिकुलेशन जो डिसऑर्डर है, एक सेकेंड, जो आर्टिकुलेशन जो डिसऑर्डर है उसके अंदर भी डिसऑर्डर 4 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है भाई, 4 प्रकार का। कौन कौन सा हो सकता है, देखिए, फर्स्ट हो सकता है हमारा डिस्टोर्शन।
क्या है भाई? फर्स्ट डिस्टोर्शन। जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है उसके अंदर जो टंग वगैरह होती है उसके मतलब एक प्रकार से उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक तो हो सकता है डिस्टोर्शन, सब्सटीट्यूशन, ओमिशन और एडिशन। डिस्टोर्शन के अंदर क्या होगा? ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन एन अनफेमिलियर मैनर, कि एक अनफेमिलियर मैनर में उसको बोलेगा। जैसे भी ये पेंसिल है तो इसको क्या बोल दिया? एंसिल बोल दिया, ठीक है। तो अनफेमिलियर मैनर में बोलेगा, वो क्या हो गया हमारा? डिस्टोर्शन आर्टिकुलेशन। सब्सटीट्यूशन आर्टिकुलेशन में क्या होता है? रिप्लेस वन साउंड विद अनदर साउंड, कि भाई एक साउंड को दूसरी साउंड, वेड है तो वेड को क्या बोल दिया? रेड बोल दिया या फिर लेड बोल दिया। यानी एक साउंड को दूसरी साउंड के साथ क्या कर देता है बच्चा? रिप्लेस कर देता है। तो वो क्या होता है? सब्सटीट्यूशन आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। एक होता है हमारा ओमिशन डिसऑर्डर। एक क्या होता है? ओमिशन। ओमिशन में क्या कर देगा भाई? उसको शब्द को ही खा जाएगा, ओमिट कर देगा, ठीक है। जैसे पियानो है तो पियानो के अंदर पी को खा गए, इस प्रकार से उसको लंबा करके बोलेगा, उसको ओमिट कर देगा, पियानो इस प्रकार से। तो ये क्या होगा? उसको ओमिट कर देता है वर्ड्स को ही। एडिशन में क्या कर देगा? अलग से एक्स्ट्रा मतलब अपनी तरफ से वर्ड्स के अंदर जोड़ देगा। अब जैसे कि भाई ये क्या है? ब्लैक है, इसको क्या बोल दिया उसने? बैलेक। क्या बोल दिया? बैलेक। अपनी तरफ से ये जो ए है उसने ऐड कर दिया, ओमिट के अंदर खा जाएगा और इसके अंदर क्या कर देगा? ऐड कर देगा। सब्स्टिट्यूशन में उसको रिप्लेस कर देगा। और इसमें अनफेमिलियर मैनर में मतलब उसको थोड़ा सा, जैसे कि भाई कुछ बच्चे होते हैं नेजल्स में बोलते हैं, नाक में बोलते हैं ना, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है डिस्टोर्शन आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में। ओके, क्लियर है यहां तक? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? तो अब देखिए आगे चलते हैं। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चंस लिए हैं मैंने कि डिसऑर्डर्स वाले चैप्टर से आप लोगों से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहां से देखिए, चिल्ड्रन विथ स्पीच डिसऑर्डर हैव डिफिकल्टी। अगर चिल्ड्रन को भी स्पीच डिसऑर्डर है तो किस प्रकार की डिफिकल्टी होगी? प्रोड्यूसिंग वोकल साउंड, वोकल साउंड प्रोड्यूस करने में, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, दूसरों की समझने में, विद वोकेबलरी, जो वोकैब है उसके साथ। तो जो प्रॉब्लम है भाई वो किसके साथ होगी? स्पीच डिसऑर्डर में जो वोकल साउंड है उसको प्रोड्यूस करने में क्या होगी? डिफिकल्टी होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकुलेशन इज नॉट फुली डेवलप्ड अंटिल एज। जो आर्टिकुलेशन है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, उसके अंदर क्या होता है भाई? बच्चा देखो, बच्चे आप लोगों के आसपास भी होंगे, आपने देखा हो कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई? नाक में बोलते हैं, कुछ क्या करते हैं? तुतला के बोलते हैं, कुछ क्या कर देंगे? अक्सर को खा जाएंगे बीच में से, ठीक है। तो ये जो आर्टिकुलेशन में जो मतलब फुली डेवलप है वो किस एज तक डेवलप हो जाता है भाई? अब छोटे बच्चे तो बोलते हैं इस प्रकार से, तो जो आर्टिकुलेशन है वो कब तक डेवलप हो जाता है? मैक्सिमम जो 8 साल की जो उम्र है वहां तक जो आर्टिकुलेशन है वो अच्छे से बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स विद लैंग्वेज डिसऑर्डर। अगर बच्चे में क्या है भाई? लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो क्या क्या ऑप्शन देख के रखे हैं? हैव डिफिकल्टी कन्वेइंग व्हाट दे मीन, कि भाई एक सेकंड, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या था भाई? स्टूडेंट्स विद लैंग्वेज डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर वाले बच्चे में भाई उनको डिफिकल्टी हो रही है कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या मीन्स है उनके कहने का, उसमें डिफिकल्टी होती है। कैन नॉट फॉर्म प्रॉपर स्पीच साउंड, प्रॉपर स्पीच साउंड नहीं बना पाते। आर कोग्निटिवली इम्पेयर्ड, वो कोग्निटिवली संज्ञानात्मक रूप से क्या होते हैं? इम्पेयर होते हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनको अपना मीनिंग है उसको कन्वे करने में, अपना मैसेज देने में क्या होती है? डिफिकल्टी महसूस होती है। ओके, नेक्स्ट है हाउ वी यूज लैंग्वेज इन सोशल कंटेक्स्ट। सोशल कंटेक्स्ट में किस प्रकार से लैंग्वेज का यूज किया जाता है? मोर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। अब देखिए मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी मैंने आपको बता रखा है किससे रिलेटेड होता है भाई? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। किससे रिलेटेड होता है? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। अगर फोनोलॉजी होता तो वो किससे रिलेटेड था? साउंड सिस्टम से। किससे रिलेटेड था भाई? वो साउंड सिस्टम से। ओके, क्लियर। सिमेंटिक्स में किसकी बात करते हैं? मीनिंग ऑफ वर्ड्स। सिमेंटिक्स में किसकी बात करते हैं भाई? मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भाई लैंग्वेज को सोशल कंटेक्स्ट में यूज करना क्या कहलाएगा? क्या ऑप्शन बच गया हमारे पास? प्रैग्मेटिक्स। क्या बच गया भाई? प्रैग्मेटिक्स। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रैग्मेटिक्स। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो भाई यहीं तक थे क्वेश्चन इसके अंदर। तो ये अब तक हमने 2 टॉपिक क्लियर कर ली हैं। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक पर जाने वाली हूं और मैं यही बात बोलती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही चैनल आगे तक जाएगा और आप लोगों की हेल्प भी हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। जो भी आपका जो डाउट बचता है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं वहां पर आप लोगों का जो कमेंट है वो लेने की पूरी कोशिश करूंगी। और अभी हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए मैराथन डिजाइन किया है अपना टाइम निकाल करके। तो देखिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर टॉपिक है भाई, रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, कि जो होम लैंग्वेज है, जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, उसका क्या रोल है, वो सब चीजें हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। होम लैंग्वेज क्या होती है, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होती है, मोनोलिंगुअलिज्म क्या होता है, बाईलिंगुअलिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। ओके, तो देखो भाई, सबसे पहले जो होम लैंग्वेज है वो होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। बस करेक्ट है ना। ओके, तो देखिए भाई, जो होम लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, किसको बोलते हैं होम लैंग्वेज। होम लैंग्वेज को आपकी मदर टंग होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज किससे आती है, ये एक्विजिशन से आती है। किससे आती है भाई, एक्विजिशन से आती है। ठीक है, जो होम लैंग्वेज होती है हमारी, वो लैंग्वेज एक्विजिशन से आती है। हमारे चारों तरफ के परिवेश को बच्चा देखता है, सीखता है, तो उसी में क्या करता है, अपने आप ही सीख जाता है, एक्वायर कर लेता है। तो ये आपको पता लग गया। आपसे पूछा जाए होम लैंग्वेज क्या होती है, आपकी मदर टंग होती है। ओके, ए होम लैंग्वेज इज द लैंग्वेज यूज बाय द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली फॉर एवरीबडी कम्युनिकेशन, कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं, अब हमारे जो फैमिली मेंबर्स वो हिंदी को यूज करते हैं, तो हमारी जो होम लैंग्वेज है वो क्या हो गई, हिंदी हो गई। जो अंग्रेजों के बच्चे हैं उनकी होम लैंग्वेज क्या हो गई भाई, अंग्रेजी हो गई। ठीक है, अब देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन सेवरल डिफरेंट लैंग्वेज, कि भाई एक जो बच्चा है, एक जो चाइल्ड है, एक जो पर्सन है, वो क्या कर पाता है, काफी लैंग्वेज को क्या कर पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है, बोल पाता है, समझ पाता है, तो वो क्या कहलाता है, मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, मल्टीलिंगुअलिज्म। और जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, ये देखो यहाँ पे ये गलत हो रखा है, इसको नोट्स में भी करेक्ट कर लेना। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म पर्सन को क्या बोलते हैं, पोलीग्लोट, पोलीगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पोलीगोट। ठीक है, या फिर मल्टीलिंगुअल इसको बोलते हैं। ठीक है, मोनोलिंगुअलिज्म क्या होता है भाई, जो एक ही भाषा को कम्युनिकेट करता है, एक ही भाषा को समझता है, एक ही भाषा को बोलता है। पोली, पोली का मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या, किसको बोलते हैं, पोलीगोट। तो पूछा जाए आपसे, पोलीगोट को कौन होता है, मल्टीलिंगुअल होता है या मोनोलिंगुअल होता है। मोनोलिंगुअल तो जो सिंगल को, एक भाषा को ही समझता है, वो हो गया हमारा मोनोलिंगुअल। बाईलिंगुअलिज्म जो दो भाषाओं को कम्युनिकेट कर सकता है, वो क्या हो गया, बाईलिंगुअलिज्म। और मल्टीलिंगुअलिज्म जो कई भाषाओं को ज्ञाता होता है, वो क्या हो गया भाई, मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया। और मल्टीलिंगुअल लिंगुअल जो पर्सन होता है उसको पोलीगोट कहा जाता है। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज इज स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। अब देखो भाई, एक हमारी क्या थी भाई, होम लैंग्वेज, और एक हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म। ये क्यों पढ़ रहे हैं, देखो कि भाई जो सेकंड लैंग्वेज जो सीखनी होती है, तो होम लैंग्वेज का क्या होता है, काफी उसके अंदर सहारा होता है, काफी उससे रिलेटेड होती है, स्ट्रॉन्गली रिलेटेड होती है। अगर उसकी जो होम लैंग्वेज है उसको अच्छे से आती है, फर्स्ट लैंग्वेज अच्छे से आती है, तो सेकंड लैंग्वेज को सीखने में उसको क्या होती है भाई, कठिनाई नहीं होती है। प्रॉपर अटेंशन मस्ट बी पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द होम लैंग्वेज इन ऑर्डर टू सपोर्ट द सेकंड लैंग्वेज, कि बच्चे को क्या देना चाहिए भाई, जो होम लैंग्वेज है, जो उसकी जो घर की भाषा है, उसको सीखने पर उसको क्या दिया जाना चाहिए, पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा वो डेवलप होगी उतनी ही ज्यादा उसकी सेकंड लैंग्वेज डेवलप हो पाएगी। पहले बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि बच्चे के अंदर जो कोग्निशन होगा, जो उसका संज्ञान होगा, वो उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है। अब जो एनसीएफ वगैरह है, एनईपी 2020 है, वो भी क्या कहती है, कोई जो बच्चे को जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो फर्स्ट लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। क्लास 8 तक जो बच्चे को जो शिक्षा है वो उसकी जो वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है, जो उसकी लोकल लैंग्वेज है, उसी के अंदर दी जानी चाहिए। ओके, continuing to use the home language alongside English makes the process of learning English easier and faster, कि भाई साथ में जो होम लैंग्वेज है उसको साथ में यूज करते हुए जो बच्चा है, जो इंग्लिश को ज्यादा स्पीड से सीखता है। लर्नर्स हु नो हाउ टू रीड एंड राइट इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज विच डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश फास्टर, जिनको पता है कि भाई जो उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जैसे कि हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जो होम लैंग्वेज है, वो क्या है भाई, हिंदी है। तो जितना जल्दी हम हिंदी में चीजों को सीखेंगे, अगर हिंदी हमारी क्या होगी, स्ट्रांग होगी, तो हम इंग्लिश को भी क्या कर पाएंगे, स्ट्रांगली इसको सीख पाएंगे। अब देखो भाई, हिंदी में क्या पढ़ते हैं हम, काल पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में क्या आ जाता है हमारे पास, टेंस आ जाता है। तो जिसको भाई पता है कि भाई हाँ जो बीत गया है उसको क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, तो उसके लिए क्या होगी, आसानी होगी, क्योंकि उसकी कैसी आसानी होगी, इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। जो चल रहा है उसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रेजेंट कहेंगे। तो उसको डेफिनेशन तो उसको समझना तो नहीं पड़ा ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से ही उसको क्या आ गया, समझ में आ गया। तो जितनी स्ट्रॉन्ग उसकी क्या है भाई,
उसकी बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज है तो उसकी जो सेकंड लैंग्वेज है वो भी कहीं ना कहीं उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है कि भाई उसको भाई वो फास्टर सीख पाएगा। इंग्लिश ओनली अप्रोच इज नॉट गुड फॉर द लर्नर। सिर्फ इंग्लिश को ही अप्रोच रखना क्या है लर्नर के लिए सही नहीं है। लर्नर्स मस्ट डेवलप ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन देयर होम लैंग्वेज। जो होम लैंग्वेज है उसके अंदर लर्नर्स की अच्छी क्या होनी चाहिए, फाउंडेशन होनी चाहिए, उसका अच्छा उसमें बेस तैयार होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द डेवलपमेंट ऑफ द सेकंड लैंग्वेज विल एक्ट बी डिलेड इफ लर्नर्स आर एनकरेज टू यूज देयर होम लैंग्वेज। कि होम लैंग्वेज को क्या किया जाना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि होम लैंग्वेज को सीखने के लिए। उसके बाद बच्चे को सेकंड लैंग्वेज है उसको सिखाने में क्या होगी, आसानी होगी। एनकरेजिंग द लर्नर्स टू यूज देयर होम लैंग्वेज कनेक्ट देम टू देयर फैमिली मेंबर्स। कि फैमिली मेंबर्स है वहां पे होम लैंग्वेज का यूज करने के लिए लर्नर्स को क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। चिल्ड्रन हु सी दैट देयर होम लैंग्वेज इज वैल्यूड एट स्कूल विल डेवलप ए पॉजिटिव एंड हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। कि जो जो चिल्ड्रन जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई, अपनी जो होम लैंग्वेज है उसके अंदर चीजों को सीखते हैं तो उनका जो एटीट्यूड है वो ज्यादा पॉजिटिव रहता है, ज्यादा हेल्दी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है टीचर्स, इसीलिए तो जो एनईपी 2020 है वो भी जो होम लैंग्वेज है, जो मदर टंग है उसके ऊपर क्या करती है भाई, फोकस देती है कि बच्चे को जो 8वीं क्लास तक जो शिक्षा देनी है उसे किस में सिखाओ, मदर टंग में सिखाओ, ना कि इंग्लिश में, ना कि हिंदी में। ओके। टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट टू रिटेन एड एंड यूज देयर होम लैंग्वेज बाय टेलिंग देम द बेनिफिट्स ऑफ नोइंग एडिशनल लैंग्वेज। वही बात बता रहे हैं भाई, टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। ए रिसर्च शोज दैट लर्नर्स बेनिफिट बाय यूजिंग देयर लैंग्वेज इन अर्ली ईयर्स ऑफ एजुकेशन। मल्टीलिंगुअलिज्म इज ऑफ टू काइंड। अब देखो भाई, यहाँ तक जो मैंने आपको राम कहानी बताई है वो सिर्फ आपको बताने का यही मकसद था कि भाई होम लैंग्वेज को क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बच्चे को शुरुआती में जो चीजें सिखानी चाहिए वो किसमें सिखानी चाहिए, होम लैंग्वेज में सिखानी चाहिए। ओके। और होम लैंग्वेज क्या हो जाए, अच्छी हो जाए उनकी, उसके बाद उसको सेकेंड लैंग्वेज सिखानी चाहिए। ओके। मल्टीलिंगुअलिज्म इज ऑफ टू काइंड्स। जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक एलाइट और एक हमारा नेबरहुड। जो एलाइट है वो क्या है भाई, लर्न इन ए फॉर्मल सेटिंग। उसके अंदर क्या होगा भाई, मल्टीलिंगुअल, उसको मतलब ज्यादा भाषाएं सीखनी है तो एक तो क्या करें भाई, उसको फॉर्मल सेटिंग दे कि भाई उसको कोचिंग क्लासेस लेनी है, उसको टेक्स्ट बुक पढ़नी है बच्चे को, तब क्या कर रहा हो, लैंग्वेज को दूसरी को सीख रहा हो, तो वो तो क्या है, एलाइट है। और नेबरहुड क्या है कि उसको वो लैंग्वेज को क्या करे भाई, एक्वायर करे। अब पहले उसने क्या सीख ली, हिंदी सीख ली, लेकिन अब वो कहाँ पे चला गया भाई, शिफ्ट हो गया अपने पेरेंट्स के साथ, कहाँ पे शिफ्ट हो गया, जहाँ पे इंग्लिश पर्सन रहते हैं, इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया। तो अब वो क्या करेगा, उसके जो एनवायरमेंट है वहां से उसको क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। तो दो प्रकार के तरीके हो सकते हैं, दो प्रकार की मल्टीलिंगुअलिज्म हो सकती है। ओके, एलाइट और नेबरहुड। ओके। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज फॉर ए मल्टीलिंगुअल पेडागोजी। जो मल्टीलिंगुअल पेडागोजी है उसके अंदर स्ट्रेटजी क्या क्या रखनी चाहिए टीचर को। ट्रांस लैंग्वेजिंग, इसके अंदर क्या होता है भाई, जो टीचर है उसको ट्रांसलेट करके बच्चों को बताए। ठीक है भाई, लिंग्वलिज्म जो टीचर होगा वो क्या कर पाएगा, उसको ट्रांसलेट कर पाएगा। अब हिंदी वाला बच्चा भी है, इंग्लिश वाला बच्चा भी है, अभी हिंदी वाले को इंग्लिश समझ नहीं आती, इंग्लिश वाले को हिंदी समझ नहीं पाती, तो टीचर वहां पे क्या करेगा, कम्युनिकेटिव पोटेंशियल, वहां पे जो कम्युनिकेशन है उसको अच्छा बना पाएगा। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, कि भाई जिस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होती है उसी प्रकार की जो टीचर है उसको लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। टीचर शुड बी होल लैंग्वेज अप्रोच, जो टीचर है उसको होल लैंग्वेज अप्रोच, LSRW पे उसकी पकड़ होनी चाहिए। यूज ऑफ रियला एंड TLM, जो TLM है उसका यूज करे और रियला का यूज करे। रियला क्या होता है आपको आगे पता लगेगा, आगे पूरी वीडियो देखना, TLM वाला टॉपिक अभी आने वाला है। या फिर जहां पे भाई ज्यादा ही दिक्कत आ रही है तो किसका यूज करे, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं बच्चों को फिजिकल रेस्पॉन्स से क्या कर पाए, टीचर क्लियर कर पाए। ओके, क्लियर। तो भाई ये हमारा टॉपिक था, रोल ऑफ होम लैंग्वेज इन मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म को सीखने के लिए होम लैंग्वेज का क्या यूज है, क्या उसका रोल है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये टॉपिक आपका छोटा सा टॉपिक था, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM जिसको हम बोलते हैं। ये आप लोग बीएड में भी पढ़ चुके होंगे, अगर आप लोगों ने DLED की है, JBT की है, तो वहां पे भी आपने पढ़ा होगा, सीटेट के एग्जाम में भी पढ़ा होगा, और अब आप एस्टेट के एग्जाम में भी इसको पढ़ रहे होंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो फ्रेंड्स देखिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एक सेकेंड रुको, बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई है तो इसका मैं एक बार चार्जर लगा देती हूँ, एक सेकेंड। तो भाई कहाँ थे हम, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे ना, एक मिनट, मैंने चार्जर को ना कनेक्ट कर लिया है, पहले मैंने देखा नहीं। ठीक है, एक सेकेंड, जो हमारी PDF फाइल थी उसको मैं लिख करके आती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं।
भी आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा या कोई प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, जो नेक्स्ट जो जिस टॉपिक के हम ऊपर पहुंच चुके थे, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है भाई, वो आ जाता है टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ओके, तो देखिए, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसके अंदर हम क्या कुछ स्टडी करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर पता लगने वाली है। तो भाई नाम से ही क्लियर है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी टीचर जिस भी मटेरियल का यूज करता है अपने टीचिंग लर्निंग को एनहांस करने के लिए, अपनी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, उस सभी को क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आपका जो ब्लैक बोर्ड है वो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर आ गया, टेक्स्ट बुक है वो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आ गई। ठीक है, टीएलएम ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रक्शन एड्स, क्या बोलते हैं इनको भाई, इंस्ट्रक्शनल एड्स भी बोला जाता है, किसको, टीएलएम को। ओके, ये क्या करते हैं भाई, टीचर की जो इफेक्टिवनेस है, जो टीचर अपनी लर्निंग जो बच्चों को समझाने जा रहा है उसको क्या करते हैं भाई, इफेक्टिव बनाते हैं, उसको ज्यादा मोर इफेक्टिव बनाते हैं। ओके, अब देखिए भाई पर्पज क्या होते हैं टीएलएम को यूज करने की, या उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, मोटिवेट लर्नर्स, लर्नर्स को क्या करते हैं भाई, मोटिवेट करते हैं। जो टीचर है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मतलब इक्विपमेंट्स लेकर के आएगा, तो वो टीचर को, जो लर्नर्स है उनको क्या करेंगे भाई, मोटिवेट करेंगे। हेल्प्स इन लॉन्गर रिटेंशन, अब भाई टीचर क्या करेगा, जो लर्निंग मटेरियल्स है उसकी हेल्प से बच्चों को समझाएगा, तो लोगों को, जो जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, उनको क्या होगा भाई, चीजें हैं वो अच्छे ज्यादा समझ में आएंगी, जो उनका जो नॉलेज है वो रिटेन रहेगा, काफी लंबे समय तक उनकी नॉलेज चलेगी। फैसिलिटेट होलिस्टिक लर्निंग, जो होलिस्टिक लर्निंग है उनके अंदर जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको क्या करता है, टीएलएम है उसको भी एनकरेज करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, भाई बच्चे खुद कर कर सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग का इसके अंदर रोल होता है, बच्चे खुद करके सीखते हैं। अब मान लो बच्चे को क्या पढ़ाना है भाई, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे क्या होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, उनके बारे में पढ़ाना है, बीज के बारे में पढ़ाना है, फल के बारे में पढ़ाना है, सब्जी के बारे में पढ़ाना है, तो टीचर क्या करेगा भाई, उनके क्या करेगा, या तो उनको रियल मटेरियल को क्लास के अंदर लेके जाएगा, फिर बच्चों को समझाएगा। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से बच्चे सीखते हैं, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से जो भी ज्ञान जो सीखते हैं वो लंबे समय तक बच्चों के अंदर रहता है, उसमें जो उनकी जो नॉलेज है वो ज्यादा लंबे समय तक क्या कर पाते हैं, वो चीजों को रिटेन कर पाते हैं। ओके, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकिए भाई। ओके, मेकिंग लर्निंग फन, जो लर्निंग है उसको क्या बनाते हैं भाई, फन, उसका मतलब एंजॉय लेकर के पढ़ते हैं बच्चे, जब डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को देखते हैं। कंसेप्ट फॉर्मेशन, बच्चों के अंदर कंसेप्ट बनते हैं। हेल्पफुल इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है वो उनके अंदर डेवलप होता है, जो लर्नर्स हैं वो मोटिवेट फील करते हैं। प्रोवाइड्स रियलिटी टू द लर्निंग सिचुएशंस, लर्निंग सिचुएशंस है वहां पे रियलिटी प्रोवाइड करते हैं। हेल्पफुल इन डेवलपिंग वेरियस स्किल्स, उनके अंदर बच्चों के अंदर और भी स्किल्स डेवलप होती है। मान लो अब बच्चों को डायग्राम की हेल्प से समझाना है, किसी चार्ट की हेल्प से समझाना है, तो हम बच्चों के पास से क्या बनवा सकते हैं भाई, बच्चों को हम क्या बोलेंगे भाई, चार्ट बना के लाना, तो उससे उनकी क्या होगी, जो ड्राइंग है वो भी क्या होगी, उनकी एनहांस होगी। यूज ऑफ मैक्सिमम सेंसेज, बच्चे जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल को देखेंगे, उनको टच करेंगे, उनको समझेंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सेंसेज का यूज कर पाएंगे। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का ये सब क्या होते हैं भाई, फायदे होते हैं यूज करने के। ओके, क्लियर है यहाँ तक, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या होते हैं, उनके फायदे क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है उनको 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट हमारा जाता है ऑडियो टीएलएम्स, नेक्स्ट फर्स्ट हमारा क्या जाता है भाई, ऑडियो टीएलएम्स। ऑडियो, ऑडियो से क्या मतलब क्या होता है, श्रव्य, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, श्रव्य, सुन करके। तो जो सुनने की जो चीजें हो, जो जिनको हम, जो टीचर है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के रूप में यूज करें, उसको क्या कहते हैं भाई, ऑडियो टीएलएम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑडियो टीएलएम्स। दीज टीएलएम्स प्राइमरली स्टिमुलेट द हियरिंग सेंस, ये किसके ऊपर स्टिमुलेट करते हैं भाई, हियरिंग सेंस को। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया, ऑडियो टेप्स हो गए, लिंगवा फोन हो गया, टैप रिकॉर्डर हो गया, ह्यूमन वॉइस हो गई, ये सब किसका यूज करते हैं, ऑडियो टीएलएम्स है। ये सब क्या है भाई, ऑडियो टीएलएम्स है, क्योंकि ये किसके ऊपर स्टिमुलेट करती हैं, हियरिंग सेंस के ऊपर। ठीक है, जो हमारे विजुअल सेंस के ऊपर काम करेगी वो हमारे क्या हो जाएंगे, विजुअल टीएलएम्स हो जाएंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे भाई, विजुअल टीएलएम्स। वो किसके ऊपर स्टिमुलेट करते हैं, विजन के ऊपर, जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसके ऊपर स्टिमुलेट करते हैं। जैसे कि कोई पिक्चर्स है उसके थ्रू बच्चों को समझाया, कोई मॉडल्स है, कोई चार्ट वगैरह है, मैप है, फ्लैश कार्ड है, ब्लैक बोर्ड है, स्लाइड्स है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, मैगजीन है, टेक्स्ट बुक है, प्रोजेक्टर है, तो ये सब चीजें क्या है भाई, विजुअल टीएलएम से, ये सब चीजें क्या है, विजुअल टीएलएम्स। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है भाई, जो विजुअल है वो हमारे 2 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं। 2 डायमेंशनल के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे भाई, इमेज आ जाएगी, पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, चार्ट हो गई, पोस्टर हो गई, मैप हो गई, ग्राफ
फोटोग्राफ, ये सब हमारे क्या होते हैं, 2D होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल की बात करें तो एक तो रियल ऑब्जेक्ट हो गई। अब पेन में उनको ऐसा ही दिखाऊं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट हो गया। या फिर उनके हमने मॉडल बनाए हैं, या फिर कोई पपेट तैयार किया है, या होलोग्राम है, या ग्लोब हो गया, स्पेसिमेन हो गया, तो ये सब क्या है, 3 डायमेंशनल है। ये क्या है भाई, 3 डायमेंशनल। और जो इमेज वगैरह थी, पिक्चर वगैरह थी, मैप वगैरह थे, वो क्या थे हमारे 2 डायमेंशनल, जबकि ग्लोब हमारा क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल। ओके, क्लियर। ऑडियो क्लियर हो गया, विजुअल एड्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑडियो विजुअल टीएलएम्स। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ऑडियो विजुअल टीएलएम्स, यानी विच यूज बोथ ऑडिटरी एंड विजुअल सेंस। जो किसके ऊपर स्टिमुलेट करे, जो हमारी हियरिंग सेंस पे तो स्टिमुलेट करेंगे ही करेंगे, जो हमारी देखने की जो विजन जो है उसके ऊपर भी स्टिमुलेट करेंगे। वो क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल टीएलएम्स, जो देखने और सुनने दोनों को क्या करे भाई, एनहांस करे। लर्निंग दोनों के थ्रू क्या हो सके, लर्निंग हो सके। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया भाई, टेलीविजन हो गया। अब टेलीविजन पे पिक्चर भी दिखाई देती है, तो देखने वाली सेंस का भी यूज हो रहा है, साथ में हमें वॉइस भी सुनाई देती है, तो सुनने का भी यूज हो रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, ऑडियो विजुअल टीएलएम्स हो गई। आपको ध्यान रखने हैं, फिल्म प्रोजेक्ट है, फिल्म स्ट्रिप्स है, मल्टीमीडिया है, कंप्यूटर है, ये सब क्या है भाई, ऑडियो विजुअल टीएलएम्स है। ये सब क्या है, ऑडियो विजुअल टीएलएम्स। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए भाई, एक टीएलएम और भी होता है, रियला। क्या होता है भाई, रियला। रियला क्या होता है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। रियला रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद एवरीडे लाइफ। जो हमारी डेली के जो लाइफ है, जो हम काम करते हैं, रूटीन के जो वर्क होते हैं, जो हम चीजें यूज करते हैं, उनके थ्रू पढ़ाना। अब जैसे कि बच्चे को हमें क्या पढ़ाना है भाई, उसको फ्रूट्स पढ़ाने हैं। क्या पढ़ाने हैं, फ्रूट्स पढ़ाने हैं। तो टीचर ने क्या किया, अपने घर से क्या ले गया भाई, बनाना ले गया, एप्पल ले गया, ठीक है, ऑरेंज ले गया, ग्रेप्स ले गया। तो ये सब चीजें जब ले जा करके बच्चों को दिखाई, और फिर उसके थ्रू बच्चों को सिखा करके भाई इसको बनाना बोलते हैं, इसको एप्पल बोलते हैं, फिर उनकी स्पेलिंग लर्न करवाई। तो वो हमारे क्या हो गए, रियला हो गए, जो हम रियल लाइफ में जो यूज करते हैं। रियल लाइफ के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, एवरीडे लाइफ के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके थ्रू टीचिंग करवाना क्या कहलाता है, रियला कहलाता है। ओके, यानी ब्रिंगिंग रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स। जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किसके थ्रू यूज करना, टीचिंग एड्स की तरह यूज करना। मान लो किसी बच्चों को जो हमें क्या पढ़ाना था भाई, कोइंस वाला चैप्टर पढ़ाना था, तो उसके लिए हमने क्या किया भाई, कोइंस ही लेकर के गए। तो जो रियल ऑब्जेक्ट जो होते हैं डे टू डे लाइफ के, उनके थ्रू जो स्टडी करवाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं भाई, रियला बोलते हैं। वो जो रियल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एज ए टीचिंग एड्स यूज करना। ओके, क्लियर है। जैसे कि कोइन का मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, कोइन से रिलेटेड बच्चों को पढ़ाना है, भाई ये 5 का सिक्का है, ये 10 का सिक्का है, तो क्या करेंगे, कोइन लेकर के गए। टिकट्स के बारे में पढ़ाना है तो टिकट्स लेकर के चले गए, ठीक है। फ्रूट्स के बारे में पढ़ाना है तो फ्रूट्स लेकर के चले गए। वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ाना है तो वेजिटेबल्स लेके चले गए, ठीक है। तो इससे क्या होता है भाई, जो टीचिंग है वो क्या होती है, इंटरेस्टिंग बनती है। बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखते हैं, जो ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, रियला हो गया। तो क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब जो आईसीटी है उसको भी कैसे यूज कर सकते हैं, एज ए टीएलएम आईसीटी को भी यूज किया जाने लगा है। जैसे कि अब मैं जो आपको स्टडी करवा रही हूँ भाई, ये मेरे पास क्या है, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, ये जो आईसीटी है इसी की हेल्प से ही तो करवा रही हूँ। तो ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक सिलेबस में गिवन है वो दिया गया है भाई, टेक्स्ट बुक। क्या दिया गया है, टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो टेक्स्ट बुक है वो हमारा कैसा टीचिंग एड्स है, कैसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है। तो टेक्स्ट बुक भाई हमारा कैसा है, विजुअल है। कैसा है, विजुअल है, देख करके स्टडी करते हैं। टेक्स्ट बुक हमारी बोलती थोड़ी ना है। तो ये कैसा है हमारा, विजुअल टीएलएम है। कैसा टीएलएम है, विजुअल टीएलएम है। A textbook is a tool to be used as a resource in the teaching process to facilitate effective learning. लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए एज ए रिसोर्स यूज किया जाता है। किसको भाई, टेक्स्ट बुक को यूज किया जाता है। ओके, प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट टू डेवलप टू गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। कंसेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होती है। टेक्स्ट बुक अच्छी दोस्त भी मानी गई है, ठीक है। तो अब जो गुड टेक्स्ट बुक होती है उसकी जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, एज अप्रोप्रिएट मटेरियल्स के बुक के अंदर क्या होना चाहिए भाई, एज अप्रोप्रिएट मटेरियल्स डालना चाहिए। ये नहीं भाई 2nd क्लास की बुक है और उसके अंदर जो हमने कंसेप्ट डाल दिए वो 5th क्लास के डाल दिए, तो बच्चे उसको कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट एज के अनुसार क्या होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, उनके जो कवर वगैरह हो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स का यूज किया गया हो, ताकि बच्चों के लिए क्या रहे, वो अट्रैक्टिव रहे, इंप्रेसिव लगे बच्चों को। एडिक्वेट सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है वो भरपूर मात्रा में होना चाहिए।
एप्रोप्रिएट वोकेबलरी, उसके अंदर जो वोकेबलरी है वो अच्छी होनी चाहिए। यूज ऑफ सुटेबल लैंग्वेज, लैंग्वेज सुटेबल यूज की गई हो। कॉम्प्रेहेंसिबल इनपुट, जो इनपुट दे भाई, जिस समझ में आए वो क्या हो, उसकी जो समझाने की जो बुक की जो लैंग्वेज हो वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो ये गुड टेक्स्ट बुक की क्या होती है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है भाई मल्टीमीडिया। जो मल्टीमीडिया है, आईसीटी है, उसको भी एज ए टीएलएम यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं भाई, प्रोजेक्टर वगैरह से पढ़ा रहे हैं तो वहां पे आईसीटी का ही यूज हो रहा है। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होती है भाई, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट एंड इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया आर ऑफ गुड सिग्निफिकेंस फॉर टीचिंग। टीचिंग के लिए किसका यूज किया जाने लगा है भाई, इंटरनेट का यूज किया जाने लगा है। आप और हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं भाई, इंटरनेट से कर रहे हैं। तो इंटरनेट का भी एज ए टीएलएम यूज किया जाता है। जो आईसीटी टूल्स हैं, जैसे कि भाई मल्टीमीडिया हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गई, सीडी, डीवीडीज, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, ये सब क्या है, आईसीटी है। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, डिजिटल लाइब्रेरीज, डिजिटल लाइब्रेरीज होती है, वहां पर आप जो जो भी बुक्स आपको पढ़नी हो वो बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, आईसीटी के अंतर्गत आती हैं। ओके, क्लियर है। ये वाला टॉपिक अगर आप लोगों का क्लियर हो गया है तो हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे भाई, आगे अब क्वेश्चन करेंगे। जो टीएलएम वाला टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया, तो अब क्या करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो। अभी इस वीडियो में आप लोगों को इवैल्यूएशन वाला टॉपिक भी बचा हुआ है, साथ में रेमेडियल टीचिंग भी बची हुई है, तो आप लोग वीडियो में बनी रहिएगा। ठीक है, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चाय पानी पीना हो तो पी लीजिएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ ए गुड टीचर। एक गुड टीचर के अंदर इनमें से क्या जो क्वालिटी है वो एक्सपेक्ट नहीं की जाती है। तो भाई क्या क्या क्वालिटीज बता रखी है, देखो। कम्युनिकेटिंग फ्रीली विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से फ्रीली बात करें। टीचिंग विदाउट यूजिंग एन ऑडियो विजुअल एड्स, टीचिंग है वो विदाउट उसके अंदर कोई भी टीएलएम का यूज ना करें। एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट स्टूडेंट्स बैकग्राउंड, स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड के बारे में क्या करे भाई, वो नॉलेज रखे। शेयरिंग वार्मथ, एंथुसिज्म एंड केयरिंग, उसको मतलब एक जोश से पढ़ाए, उसको एक देखभाल वाला बिहेवियर दे। तो क्या नहीं होना पूछा है, तो भाई क्या कह रहा है, टीचिंग विदाउट यूजिंग एनी ऑडियो विजुअल एड्स। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नोट करेक्ट पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड्स शुड नोट। जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो क्या नहीं होना चाहिए उनके अंदर भाई, बी हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। जो हमारे टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बी अट्रैक्टिव एंड फुल ऑफ इलिस्ट्रेशंस, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। डिस्टर्ब द चाइल्ड मेंटली, बच्चे को क्या कर दे, जो मानसिक संतुलन है वो बिगाड़ दे। मेक लर्नर इंटरेस्टेड, लर्निंग को क्या बनाए भाई, इंटरेस्टेड बनाए। लर्नर क्या ले, इंटरेस्ट ले। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नोट पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है वो हमारे क्या करती हैं, बच्चे को मेंटली डिस्टर्ब थोड़ी ना करती हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वो हमारा क्या कह रहा है, एक सेकेंड रुको। टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, जो टीएलएम है, वो किसके अनुसार सिलेक्ट करना चाहिए, देयर अवेलेबिलिटी इन रेस्पेक्टिव एरियाज, कि भाई उस एरिया के अंदर अवेलेबल है नहीं है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के ऑब्जेक्ट देखने चाहिए। देयर कॉस्ट, उनकी कॉस्ट देखनी चाहिए। तो भाई इसके अंदर जो सही आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, कि हमें पढ़ाना क्या है, जो हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमारा टीएलएम होना चाहिए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ललिता, ए टीचर ऑफ यंग लर्नर्स, प्रोवाइड देम विद अपॉर्चुनिटीज टू प्ले विद क्ले, वाटर एंड सैंड सो एज टू। भाई ललिता है वो बच्चों को पढ़ाती है, वो क्या करती है, बच्चों को क्ले वाटर से खेलने के लिए क्या देती है, परमिशन देती है। तो उनको जो परमिशन दे रही है वो क्यों दे रही है, प्लीज देम एंड मेक देम हैप्पी, उनको खुश करने के लिए। डर्टी देयर हैंड्स, ताकि वो अपने हाथ गंदे कर सकें। बिल्ड फाइन मोटर स्किल स्पेशली ऑफ द फिंगर एंड थंब, कि जो अपने उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स है हाथ और अंगूठे की वो अच्छी हो उसके। एनकरेज प्ले विद नो अदर ऑब्जेक्टिव, सिर्फ उनको एनकरेज करे सिर्फ खेलने के लिए। तो इसमें जो सही आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, बिल्ड फाइन मोटर स्किल्स। जो उनकी फाइन मोटर स्किल्स है वो डेवलप करना चाहती है फिंगर्स एंड थंब के थ्रू, इसलिए उनको फ्रीली खेलने की उन्होंने छूट दे रखी है। ओके,
नेक्स्ट देखिए भाई, एन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर, एक इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर है, विल मेक चिल्ड्रन लर्न ऑल द आंसर टू द क्वेश्चंस। भाई जहां पे लर्न आ जाए, रोट आ जाए, उसको काट दिया करो, ठीक है। विल यूज द टेक्स्ट बुक एज वेल एज अदर मटेरियल एज रिसोर्स फॉर द टीचिंग, टीचिंग के लिए टेक्स्ट बुक के साथ साथ और भी रिसोर्स का यूज करें, तो ये हमें कुछ सही लग रहा है। विल प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर यूजिंग ओनली द क्वेश्चन गिवन, सिर्फ जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं सिर्फ उन्हीं का प्रयोग करें, नो। विल रिलाई एंटायरली ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, जो भी टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब है सिर्फ उसके ऊपर रिलाई करें, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। टेक्स्ट बुक के साथ साथ और भी जो टीएलएम है उनका भी यूज करें एज ए रिसोर्स, ओके। ए गुड इंट्रोडक्शन टू ए टेक्स्ट शुड बी, एक जो गुड इंट्रोडक्शन है वो क्या होना चाहिए, telling the students anything that they can found for themselves by reading the text, a detailed explanation of the meaning of the text, blocking the students active involvement by means of questioning। तो भाई इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए एंड टू द पॉइंट, और टू द पॉइंट होना चाहिए, ओके क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट मीडिया, जो टेक्स्ट मीडिया है उसके टाइप्स पूछे हैं। ऑडियो डिस्क, क्या पूछा है भाई, टेक्स्ट मीडिया पूछा है। जो ऑडियो डिस्क है वो टेक्स्ट मीडिया है, नहीं, उसमें कहाँ टेक्स्ट का यूज होगा। इलिस्ट्रेशन एंड डायग्राम, नो। मोशन पिक्चर, नो। डिजिटल ई बुक्स और ई जर्नलिज्म, जो ई बुक्स है वहां पे ही तो टेक्स्ट बुक का यूज होगा, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिक्शनरी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द यूज ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के बारे में कह रहा है भाई, लुकिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड, वर्ड का मीनिंग के लिए हम यूज करते हैं। चेक द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कब से चेक होने लगी भाई, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस थोड़ी ना बताती है जो डिक्शनरी होती है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश, जो एक टेक्स्ट बुक की क्या पूछ रहा है आपसे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्सचुअल exercise should be given to the practice at the end of the lesson, every lesson should have a proper introduction, पूरा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। इट शुड बी बेस्ड ऑन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम एंड सिलेबस, कैरिकुलम और सिलेबस के हिसाब से होनी चाहिए। नो डिफिकल्ट वर्ड्स, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ओके। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा वो भाई, विजुअल एड्स यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हेल्प इन द अटेनमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, कि भाई जो हम टीएलएम जो यूज करते हैं वो क्या करती है भाई, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यही मोर सुटेबल है भाई। कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर सब प्रकार का हमें क्या करती है, डेवलपमेंट करती है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स हेल्प ए स्टूडेंट टू हियर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, गेट द लेटेस्ट न्यूज एंड डेवलप हिज और कंप्रेंशन एबिलिटी। इनमें से जो कौन सा आपको बता रखा है, चाकबोर्ड, टेक्स्ट बुक, रेडियो, फ्लैश कार्ड, जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह है वो कौन अच्छा कर पाएगा, तो कौन अच्छा कर पाएगा, रेडियो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज लैब इज मोर हेल्पफुल फॉर द, जो लैंग्वेज लैब है वो किसके लिए हेल्पफुल होती है, प्रोनाउंसिएशन करेक्शन, अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश, इनोवेटिव टीचिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, ऑल ऑफ द अबव। जो हमारी क्या होंगी, जो लैंग्वेज लैब होंगी वो सबको क्या करेगी, प्रमोट करेगी, ओके। तो ये टॉपिक भी हमारा क्या होता है यहाँ पे भाई, कंप्लीट होता है। रोल ऑफ होम लैंग्वेज ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आ जाता है इवेल्युएशन। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे भाई हम, इवेल्युएशन, ओके। अब तक हम 3 टॉपिक कर चुके हैं ना। तो इवेल्युएशन वाले टॉपिक में देखिए, इवेल्युएशन होता क्या है। वैसे तो जो इवेल्युएशन वाला टॉपिक है आपको सीडीपी में भी पढ़ना है, आपको हिंदी में भी पढ़ना है। हिंदी में इसका नाम क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। आपको इंग्लिश पेडागोजी में भी पढ़ना है, ओके। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लो, सभी जगह पे आपको काम आ जाएगा। बाकी मैं आपको इवेल्युएशन, असेसमेंट, मेजरमेंट, ये सब मैं आपको सीडीपी में भी अच्छे से करवाऊंगी। पेडागोजी की जो स्पेशल क्लास लगेगी, जो सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आएगी, उसके अंदर भी मैं आपको ये टॉपिक करवाने वाली हूँ। तो देखिए भाई, इवेल्युएशन, क्योंकि अब इंग्लिश में मैं इसको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इंग्लिश की टर्म आप लोग इंग्लिश में ही समझ पाओगे। जो पेडागोजी में जब पढ़ाऊंगी तो मैं वो बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगी, आप वहां पे क्लियर नहीं कर पाओगे। In every sphere of life, evaluation takes place in one form or another. It is the only through evaluation that one can discriminate between good and bad. क्या कह रहा है भाई, गुड और बैड के बीच में हमें क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है, डिफरेंस करना पड़ता है। तो किसके थ्रू कर पाते हैं हम, इवेल्युएशन के थ्रू ही कर पाते हैं। इवेल्युएशन क्या होता है भाई, लाइफ के हर मोड पे इवेल्युएशन होता रहता है, मूल्यांकन होता रहता है, हमारी जांच परख चलती रहती है। इवेल्युएशन इज ए प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एविडेंस इन द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल।
जो इवेल्युएशन है वो क्या है भाई, काफी बार आपसे पूछा जाता है भाई इवेल्युएशन के थ्रू जो हम स्कोर्स वगैरह हैं उनको देखते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, जो इवेल्युएशन है उसके थ्रू हम क्या देखते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में जो अपना स्कूल के दौरान जो भी चीजें वो सीखते हैं तो उनके बिहेवियर में जो चेंज आता है उसको कौन इवेल्युएट करता है, इवेल्युएशन। ओके, क्लियर है। तो इवेल्युएशन जो है वो लर्निंग को क्या करता है, इवेल्युएट करता है। जो आपके लर्निंग क्या है, लर्निंग क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है भाई, बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या करता है, उसको मतलब एविडेंस को क्या करता है, गैदर करता है, जो चेंज आते हैं बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स में। अब ऐसा क्यों बोला इसने, ऐसा इसने इसलिए बोला क्योंकि जो लर्निंग है, लर्निंग मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सीडीपी के अंदर। तो जो लर्निंग है, लर्निंग क्या होता है भाई, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो जो उस अधिगम को क्या करता है भाई, उसके जो एविडेंस वगैरह जो होते हैं उसके आधार पर जो डाटा जो कलेक्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इवेल्युएशन कहते हैं। जो लर्निंग होता है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, लर्निंग कंटिन्यूअस टिल डेथ। भाई जन्म से लेकर मरण तक हम कुछ ना कुछ चीजें सीखते ही रहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है भाई, इसके अंतर्गत हमारी क्या आ जाती है, लर्निंग आ जाती है। और लर्निंग के जो एविडेंस होते हैं उनको जो कलेक्ट, तो भाई जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, ऑन गोइंग प्रोसेस होती है। पूरी उम्र हम क्या होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें सीखते ही रहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंटिन्यूअस टिल डेथ, डेथ तक चलता है। इवेल्युएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इवेल्युएशन कैसा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट गोज ऑन अलोंग विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ ये भी चलता रहता है। ओके, इवेल्युएशन इज डन टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। जो इवेल्युएशन है वो क्यों किया जाता है भाई, जो हम टीचिंग जो करवा रहे हैं, अब मैं आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्यों लेकर के आई हूँ कि भाई आप क्वेश्चन बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, मेरी जो टीचिंग है वो आप लोगों को कितनी इफेक्टिव है कितनी नहीं है, इन सब चीजों के लिए ही किसका, तो भाई इवेल्युएशन क्यों जरूरी होता है, टीचिंग मेथड को क्या बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, इवेल्युएशन गिव्स ए फीडबैक टू द टीचर्स अबाउट देयर टीचिंग एंड द लर्नर्स अबाउट देयर लर्निंग। टीचिंग को तो ये टीचर को तो ये बताता है इवेल्युएशन की भाई उसकी जो टीचिंग है वो कहाँ तक इफेक्टिव हो रही है, और लर्नर्स को ये बताता है कि भाई वो कहाँ तक चीजें सीख पा रहा है। दोनों का एक प्रकार से इसमें क्या हो जाता है भाई, टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इवेल्युएशन आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे चलती हूँ, इवेल्युएशन से रिलेटेड कुछ फंक्शन पर्पज क्या होते हैं इवेल्युएशन के वो देखते हैं। Evaluation plays a very important role in teaching learning process. It is an integral part of the instruction program. तो पर्पज होते हैं इवेल्युएशन के, वो क्या पर्पज होते हैं भाई, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल है, बिल्कुल क्लियर है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच मेनी एजुकेशनल डिसीजंस आर टेकन, कि इसके बेस पर काफी एजुकेशनल डिसीजन लिए जाते हैं। देखिए भाई क्या क्या लिए जाते हैं, सबसे पहले आ जाता है डायग्नोसिस, निदान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफिकल्टीज और वीकनेस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जब हम उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चीजें हमें कहाँ से पता लगती है, इवेल्युएशन से ही पता लगती है कि भाई कहाँ चीज पर किस फेस में उसको डिफिकल्टीज आ रही है। ठीक है, वन ऑफ द एम्स ऑफ इवेल्युएशन इज टू आइडेंटिफाई वीक पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है थ्रू इवेल्युएशन। और उस वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या दी जाती है भाई, रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। जो आपका जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आने वाला है वो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है भाई, रेमेडियल टीचिंग। तो जो इवेल्युएशन के थ्रू जो हमें पता लगता है कि भाई कहाँ पे कौन सा पॉइंट्स है, वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो वीक पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या की जाती है, रेमेडियल टीचिंग की जाती है। ओके, नेक्स्ट है भाई प्रिडिक्शन। इवेल्युएशन से क्या किया जा सकता है, प्रिडिक्शन किया जा सकता है। किस प्रकार से, कि भाई हमें पता लग सकता है कि भाई उस बच्चे के अंदर क्या एबिलिटीज है, किस फील्ड में वो बच्चा अच्छा कर रहा है, तो हम उस फील्ड में उस बच्चे को और मोटिवेट करके उस फील्ड में उसको क्या बना सकते हैं भाई, बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई बच्चा क्रिकेट में अच्छा है, तो इवेल्युएशन के थ्रू, क्योंकि इवेल्युएशन पूरा कैरिकुलर एक्टिविटी का सब कुछ का होता है, तो उसके थ्रू उसको उसी फील्ड में हम अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में क्या होता है भाई, जो इवेल्युएशन है उसके थ्रू क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है हायर स्टडीज के लिए, कि भाई जो कौन सा स्टूडेंट है वो हायर क्लासेस में पहुंच रहा है, कौन सा नहीं पहुंच रहा है, कौन सा बच्चा उस क्लास के लेवल को भी पार नहीं कर पा रहा है, तो उसको उसी क्लास में रख करके उसको दोबारा से स्टडी करवाई जाती है। नेक्स्ट आता है भाई गाइडेंस। भाई जो बच्चा, वही बात आ गई कि जिस फील्ड में अच्छा है उसको उसी प्रकार की क्या दी जाए, प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, प्रॉपर उसको कोर्सेज दिए जाए, उसको करियर के लिए उसको मतलब काउंसलिंग की जाए कि भाई किस प्रकार से वो कौन सी फील्ड में अच्छा कर सकता है। ओके,
तो इवेल्युएशन से एक ये फायदा होता है, इवेल्युएशन की एक ये इंपॉर्टेंट होती है। ग्रेडिंग, उस बच्चे को क्या दी जाती है भाई, ग्रेड दिए जाते हैं, ठीक है, लर्नर्स को। नेक्स्ट आता है भाई टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन कितने टाइप्स का होता है, तो इवेल्युएशन मेनली 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा भाई, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। हिंदी में आपको क्या मिलेगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, जबकि इंग्लिश में इसी को क्या बोला जाएगा, फॉर्मेटिव और समेटिव। ओके, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो होता है भाई, क्या होता है, देखिए, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज यूज टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब बच्चे को क्या दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, कंसेप्ट फॉर्म होने के साथ साथ ही उसका क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। जैसे कि आपके क्या होते हैं भाई, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, ठीक है ना, जो आपके मंथली टेस्ट वगैरह होते हैं वो किस में आते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आता है। साथ साथ में आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो आपका चलता रहता है, और साथ साथ में उसका क्या होता रहता है, इवैल्यूएशन होता रहता है। ऑन गोइंग फीडबैक है ये आपका। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फीडबैक, कंटिन्यूअस फीडबैक देता है टू बोथ द टीचर्स एंड लर्नर्स व्हाइल इंस्ट्रक्शन इज इन प्रोग्रेस। जब इंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में होती है तो टीचर को भी और लर्नर को भी क्या दी जाती है भाई, वहां पे उनको कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता है। वो हमारा क्या होता है भाई, हमारा जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो होता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ ए टॉपिक द टीचर कैन इवेल्युएट द लर्नर टू गेट द लर्निंग आउटकम्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ही कैन मॉडिफाई हिज मेथड्स टेक्निक्स टू प्रोवाइड ए बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस। कि भाई जो टॉपिक कंप्लीट होता है उसी के बाद बच्चे का क्या लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, उसको बच्चे को क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। वो हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है। वो हमारा कौन सा होता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। और उसको पता लगता है कि भाई जो टीचर है उसको किस प्रकार से इंप्रूवमेंट करना है ताकि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो क्या आए भाई, ज्यादा आए, ठीक है। द पर्पज इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। इसका पर्पज क्या रहता है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को क्या किया जाए भाई, इंप्रूव किया जाए। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज डायग्नोस्टिक इन नेचर। नेचर में कैसा होता है, डायग्नोस्टिक। जिस प्रकार से मरीज को क्या मिल जाती है, कोई बीमारी मिल जाती है तो उसकी डायग्नोसिस की जाती है, उसका उपचार किया जाता है, उसी प्रकार से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के रिजल्ट के बाद बच्चे का क्या कर सकते हैं, बच्चे को रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड की जा सकती है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें आ जाता है, हाँ मम्मी। तो भाई जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब चलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव नाम से ही क्या क्लियर है, समेटिव, सम हो रहा है। तो इट इज डन एट द एंड ऑफ द सिलेबस। जब सिलेबस का क्या हो जाता है भाई, एंड हो जाता है, तो उसके बाद किया जाता है। कोई भी टीचिंग प्रोग्राम चल रहा है उसका क्या हो जाए, एंड हो जाए, तब किया जाता है। जैसे कि आपके जो एनुअल टेस्ट होते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन में आ जाते हैं। अब जब आपका एस्टेट का जो एग्जाम होगा वो किस में आ गया, आपका समेटिव इवैल्यूएशन में आ गया। किस में आ गया, समेटिव। और जैसे कि आपने मेरी ये क्लास ली और उसके बाद मैंने आपको क्या करवा दी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक सीरीज चला दी, तो वो आपका क्या हो गया, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ओके, समझ में आया। इट इज डन टू नो टू व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव प्रीवियसली फिक्स्ड हैव बीन अकम्पनीड। कि भाई जो पहले से जो नॉलेज थी उसके अंदर कितना गेन हुआ है, ये किससे सीखते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन से। देखो जो रॉबर्ट स्टेक थे उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, जो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है और समेटिव इवैल्यूएशन है उसके बारे में, कि व्हेन द कुक टेस्ट द सूप, कि जब कुक है वो किसको, सूप को टेस्ट करता है, तो वो तो हमारा क्या होता है भाई, फॉर्मेटिव। लेकिन जब गेस्ट है वो अगर उसको टेस्ट करे तो वो हमारा क्या हो जाता है, समेटिव। क्योंकि कुक कब करेगा भाई, जब हम खाना बना रहे हैं तो उसको हम टेस्ट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, फॉर्मेटिव, क्योंकि उसमें चेंजमेंट किया जा सकता है। लेकिन जब वो बनकर के क्या हो चुका है, रेडी, हमने क्या कर दिया है, अपनी फैमिली को परोस दिया है, तो उसके बाद किया जाता है, वो क्या हो गया भाई, समेटिव। ओके, क्लियर हो गया। इससे इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समेटिव इवैल्यूएशन इज डन टू नो द प्यूपिल्स अचीवमेंट एट द एंड ऑफ ए कोर्स। कि जब जो कोर्स है उसका एंड हो जाए उसके बाद किया जाता है, ग्रेड्स अपग्रेड किया जाता है। इट इज टर्मिनल इन नेचर। नेचर में कैसा है भाई, टर्मिनल है। इट कम्स एट द एंड ऑफ ए कोर्स, कोर्स के एंड पे आता है। इट कांट बी बेस्ड ऑन द टीचर्स ऑब्जर्वेशन ओनली। सिर्फ टीचर्स के ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है। द पर्पज इज टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स अचीवमेंट, स्टूडेंट की अचीवमेंट होती है। फीडबैक कब होता है, एट द एंड ऑफ ए कोर्स। कहने का मीन्स वही है कि भाई एंड में किया जाता है। ओके, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के लिए जो टूल्स और टेक्निक्स है वो क्या होती है भाई, एक होती है हमारी क्वालिटेटिव जिसको गुणात्मक बोलते हैं, और एक होती है हमारी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक टेक्निक्स, और एक हमारी गुणात्मक टेक्निक्स। बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैव देयर ओन यूज। उनके अपने भाई अलग अलग यूज हैं, दोनों की अपनी अपनी एक समझ है, दोनों के अपने अपने क्या है भाई, यूज है। ओके, क्वालिटेटिव टेक्निक्स आर मोर सब्जेक्टिव देन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स है वो क्या होती है भाई, मोर सब्जेक्टिव होती है। जैसे कि क्या की जाती है, ऑब्जर्वेशन की जाती है। जबकि जो क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन है डिपेंड्स मेनली ऑन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। एक पर्सन के इंडिविजुअल डिफरेंस पे क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकता है। ओके,
टू इंडिविजुअल्स इवेल्युएटिंग द सेम थिंग मे एंड अप विद डिफरेंट कंक्लूजन, कि भाई दो पर्सन अलग अलग करें उसको तो उसमें रिजल्ट क्या आ रहा हो, अलग अलग आ रहा हो, तो वो हमारा क्या होता है, सॉरी, क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव टेक्निक्स आर मोर सब्जेक्टिव, क्या होती है भाई, सब्जेक्टिव होती हैं, जबकि जो जो हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं वो क्या होती है भाई, मोर रिलायबल होती हैं। उसमें अगर कोई और पर्सन भी उसको ऑब्जर्व करता है तो वो क्या आता है, सेम रिजल्ट आता है, तो वो हमारी क्या होती है, क्वांटिटेटिव। दो तरीके की हो गई, क्या कौन सी, क्वालिटेटिव, देखो आराम से समझो, पढ़ लेना नोट्स में से। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या होगा भाई, दो डिफरेंस अलग अलग दो बंदों ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो उसमें रिजल्ट क्या आता है, अलग अलग आ सकता है। ठीक है, जबकि इसमें अगर दो बंदे ऑब्जर्व करते हैं तो भी रिजल्ट क्या आता है भाई, सेम आता है, रिजल्ट क्या आता है, सेम। ये कैसी हो गई, सब्जेक्टिव हो गई, ये कैसी हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गई। ओके, क्लियर। क्वालिटेटिव टेक्निक्स में क्या क्या आ जाती है हमारी, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, तो भाई ऑब्जर्व कर रहा है तो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है वो किस प्रकार से ऑब्जर्व कर रहा है। रेटिंग स्केल, कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, ये सब जो प्रणाली है ये हमारी कौन सी है भाई, क्वालिटेटिव है। कौन सी है, क्वालिटेटिव। ये कैसी होती है, मोर सब्जेक्टिव होती है, मोर सब्जेक्टिव होती है। इसमें जो पर्सन का जो परसेप्शन है वो डिपेंड करता है कि हर एक पर्सन का रिजल्ट इसमें अलग अलग हो सकता है। जबकि जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है वो हमारी ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल तीनों हो सकती है। रिटन के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में रिकॉग्निशन टाइप आइटम्स हो सकते हैं या रिकॉल टाइप आइटम्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिकॉग्निशन टाइप आइटम्स आर इंटेंड टू टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी, स्टूडेंट्स की एबिलिटी को एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, ट्रू फॉल्स हो गई, मैचिंग टाइप्स आइटम्स हो गई। तो इनमें जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है फ्रेंड्स, सेम निकलता है। रिजल्ट क्या निकलेगा भाई, सेम निकलेगा, क्योंकि भाई अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो ए ही करेक्ट है, बी करेक्ट है तो करेक्ट है। ये कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ये हमारी कौन सी होती है, क्वांटिटेटिव होती है। कौन सी होती है भाई, क्वांटिटेटिव। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं, जबकि सब्जेक्टिव टेस्ट स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग व्यक्ति का परसेप्शन है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट आर डेफिनेट एंड क्लियर, डेफिनेट होते हैं, क्लियर होते हैं, सिंगल आंसर होता है हर एक क्वेश्चन, चाहे मैं चेक कर लूं चाहे आप चेक कर लूं। स्कोरिंग होते हैं, लेस टाइम लगता है, स्पेसिफिक पार्ट के लिए जाते हैं लर्नर की नॉलेज के, मोर रिलायबल होते हैं, मोर टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। कंस्ट्रक्ट करने में क्या लगता है, इनको टाइम लगता है, क्योंकि मान लो अगर हमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डेवलप करने हैं, बनाने हैं, तो उसमें क्या करेंगे भाई, हम ऑप्शन भी देते हैं तो क्या करता है, ज्यादा टाइम लेता है बनाने में उसको। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं नेचर में। इसमें एक ही क्वेश्चन के दो अलग अलग आंसर हो सकते हैं। भाई आपका समझने का तरीका अलग हो, मेरा समझने का तरीका अलग हो, तो मैं अपने शब्दों में इसको लिखूंगा, आप अपने शब्दों में लिखोगे। ये लिख करके दिए जाते हैं। लेस रिलायबल होते हैं, इसमें क्या होती है, फ्रीडम ज्यादा होती है। ओके, तो भाई ये था आपका जो इवेल्युएशन वाला टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक लास्ट टॉपिक आपका और बचता है रेमेडियल टीचिंग। क्या बच जाता है भाई, रेमेडियल टीचिंग। और अगर आप लोग ये पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो मैंने आपको जो नंबर प्रोवाइड किया है आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको वहां से नोट्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी एक प्रकार से सोने से सुहागा हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लग जाएंगे। तो भाई रेमेडियल टीचिंग मैंने आपको वैसे बता दिया था, रेमेडियल टीचिंग को दूसरा नाम क्या है भाई, करेक्टिव टीचिंग, उपचारात्मक परीक्षण जिसको बोलते हैं, करेक्टिव टीचिंग जिसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है भाई, रेमेडियल टीचिंग इज द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स हु हैव टेम्परेरी फॉलन बिहाइंड इन द स्टडी, जो अपनी स्टडी में क्या रह गए हैं भाई, पीछे रह गए हैं, जो स्टडी में क्या रह गए हैं, पीछे रह गए हैं। जो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन था वो इसीलिए किया जाता है कि भाई जो अपनी स्टडी में क्या रह गए हैं, पीछे रह गए हैं किसी कारणवश, तो उनको एक्स्ट्रा अटेंशन देकर के उनको उन स्टूडेंट्स के बराबर लेकर के आना। इट इज आल्सो ऑफर टू स्टूडेंट्स हु नीड स्पेशल असिस्टेंट, जो स्पेशल जिनकी जरूरत होती है उनके लिए होते हैं। रेमेडियल टीचिंग फॉर स्लो लर्नर्स के लिए होती है, वीक और पुअर लर्नर्स के लिए होती है। रीजन क्या होते हैं स्लो लर्निंग के भाई, या तो उनको अंडरस्टैंडिंग करने में कुछ दिक्कत हो रही हो, या टीचिंग मेथड है वो इफेक्टिव ना हो, या उस सब्जेक्ट के बारे में, जैसे किसी को क्या होता है मैथ से फोबिया होता है, किसी को फिजिक्स से फोबिया होता है, किसी को इंग्लिश से फोबिया होता है, तो किसी सब्जेक्ट से उनको डर लगता हो, जो स्टडी हैबिट्स है वो उनकी गलत हो, टीचर्स का एटीट्यूड गलत हो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचिंग, फिजिकल एंड इमोशनल फैक्टर्स, पुअर हेल्थ, स्ट्रेस, ये सब क्या होते हैं स्लो लर्निंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके,
तो देखिए स्टेप्स क्या होते हैं। आइडेंटिफाइंग द स्लो लर्नर्स, पहले तो स्लो लर्नर को क्या किया जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा, फिर उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद उनको प्रिपरेशन ऑफ रेमेडियल कोर्स बनाया जाएगा एक, कि भाई हाँ ये कोर्स दे करके हम इनको क्या कर सकते हैं, बाकी बच्चों के बराबर लेकर के आ सकते हैं, इनको थोड़ी सी हेल्प इनकी हो जाएगी। फिर क्या की जाती है, आपकी रेमेडियल टीचिंग की जाती है। तो ये प्रोसेस होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, डायग्नोसिस इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग लर्निंग डिफिकल्टीज एंड द रीजंस, भाई किस कारण से वो पीछे रह रहे हैं, वो होता है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। उस चीज का इवेल्युएशन किया जाता है। टू एनक्वायर इनटू द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द लर्नर्स को क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है, किस वजह से वो पीछे हो रहा है। ओके, आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु नीड हेल्प, जो हेल्प होती है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है, किस पोर्शन में उनको दिक्कत आ रही है ये देखा जाता है। डिस्कवरी द कोज, जो कारण, जो पीछे रहने का जो कारण है वो उनका क्या है। ओके, नेक्स्ट आता है डिफिशियंसी डायग्नोस्ड और कोज आइडेंटिफाइड। पुअर मेमोरी, नॉलेज गैप, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब बच्चा है भाई, एक मान लो फर्स्ट क्लास से सीधा उसको थर्ड में करवा दिया तो उसको दिक्कत आएगी, या उसकी मेमोरी में कोई दिक्कत है, या फिर जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उस मीडियम में कोई दिक्कत है, भाई उसको हिंदी में समझ में आता है और हम उसको इंग्लिश में समझाते जा रहे हैं। पुअर कंसंट्रेशन है, पुअर कंसंट्रेशन एंड एब्सेंटिज्म, एब्सेंट रहता है बच्चा, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो गुड डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। टेक्स वेयर द फॉर्मेटिव टेक्स लीव्स, जब क्या दिया जाता है भाई बच्चे का फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है, फॉर्मेटिव टेस्ट होता है, उसके जस्ट बाद क्या किया जाना चाहिए, बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाना चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों किया जाता है, ताकि बच्चे में कहाँ पे कमी है इस चीजों का हमें पता लग सके। ओके, फोकस ऑन द प्यूपिल्स एजुकेशनल वीकनेस, बच्चे की क्या वीकनेस है उनके ऊपर फोकस किया जाए, कहाँ पे उसका लर्निंग गैप है, वो क्यों बन रहा है। मोर इंटेंसिव, गहन तरीके से किया जाना चाहिए। ओके, a diagnostic test pinpoint specific types of errors made by each pupil. It also search for the underlying cause of the errors, कि जो errors है वो क्यों आ रहा है, उसके cause, उसके कारण जानना। more comprehensive, ज्यादा समझ वाला होना चाहिए। करेक्टिव इन नेचर उसका कैसा होना चाहिए, सुधारात्मक, जिससे क्या आ सके भाई, सुधार आ सके। ठीक है। फॉर लो एबिलिटी स्टूडेंट्स, जो लो एबिलिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किया जाना चाहिए। रेमेडियल टीचिंग फोकस ऑन स्किल रादर देन द कंटेक्स्ट। मटेरियल शुड बी डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट, इस प्रकार से मटेरियल को डिजाइन किया जाना चाहिए कि भाई उनकी क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। शुड बी ग्रेडेड, उनको ग्रेड दिए जाएं। अलाउ द लर्नर्स टू प्रोग्रेस एट देयर ओन क्लासेस ऑन पेस, बच्चों को अपने लेवल पर भी सीखने के माहौल प्रोवाइड किए जाए। रेमेडियल टीचिंग इज टीचिंग अगेन द लैंग्वेज आइटम्स ऑलरेडी टोट बट इन डिफरेंट वे, जो पहले से पढ़ा चुके हैं उसी को दोबारा से पढ़ाना होता है रेमेडियल टीचिंग में, लेकिन जो उसके अंदर जो तरीका होता है वो क्या होता है भाई, अलग होता है। तो भाई ये थी अपनी रेमेडियल टीचिंग, समझ में आ गई होगी। पूरी रामायण महाभारत में आपको एक बार मैं बताती हूँ भाई, जो क्लास में जो बच्चे पीछे रह गए हैं, ठीक है, उनको और जो बच्चे हैं उनके लेवल तक आके लेकर आने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, जो डायग्नोस किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, जो डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस करने के बाद बच्चे को क्या दी जाती है, उसी आधार पर टीचिंग करवाई जाती है, वो हमारा रेमेडियल टीचिंग कहलाता है। ओके, समझ में आ गया भाई रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। भाई पहले उसके बच्चे की कमी देखो, कहाँ पे वो कमी कर रहा है, फिर उस कमी का कारण निकालो, और उस कमी के कारण निकालने के बाद बच्चे को आगे आप स्टडी करवाओ, और इस हिसाब से कोर्स डिजाइन करो कि भाई उसकी जो कमियां हैं, भाई टीचर के अंदर पहले क्या कमी रह गई थी, भाई जो बच्चे को समझ में नहीं आया, इस तरीके से समझाओ कि उसको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, ए रेमेडियल टीचर मस्ट कोऑपरेट विद सीक फॉर प्रोफेशनल सपोर्ट विद ए व्यू टू हेल्पिंग पीपल सोल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा भाई, रिलेटेड प्रोफेशनल्स। स्ट्रिक्ट ट्यूटर्स की बात नहीं करेगा, इंग्लिश एक्सपर्ट की बात नहीं करेगा, रिलेटेड बुक राइटर्स की बात नहीं करेगा, सही है वो क्या हो जाएगा, रिलेटेड प्रोफेशनल्स। ओके, नेक्स्ट है, विमल इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द वर्ड जोन टू जोन, व्हाट विल यू टू सॉरी, जो विमल को ये वर्ड बोलने में क्या हो रही है भाई, दिक्कत हो रही है, तो क्या करोगे, नथिंग बिकॉज द बिलोंग्स टू रूरल बेल्ट, हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो रूरल बेल्ट से आता है, एक हेरिडिटी फैक्टर है, वो एक इंटेलिजेंट नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं। हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 4, यू विल अरेंज रेमेडियल क्लास, उसके लिए क्या लगाएंगे भाई, रेमेडियल क्लास लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, मिस्टेक्स इन लैंग्वेज लर्निंग शुड बी टेकन सीरियसली।
सीरियसली लेना चाहिए, एलिमिनेट एज अर्ली एज पॉसिबल, इग्नोर, डिस्कस, क्या करना चाहिए, उसको एलिमिनेट करना चाहिए जल्दी से जल्दी जितना हो सके, क्योंकि फिर वो क्या बन जाएगी, लैंग्वेज हमारी आदत बन जाएगी। ओके। मोहन फेस प्रॉब्लम्स एंड टेक्स पोज व्हाइल रीडिंग, इट इज रिलेटेड टू, मोहन को क्या आ रही है भाई, प्रॉब्लम्स आ रही है रीडिंग में, तो वो क्या होगा, रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या होगा भाई, डिसलेक्सिया होगा। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द रेफरेंस ऑफ होमवर्क, होमवर्क भाई नेसेसरी होना चाहिए, मीडियम टू मैंने एंगेज पेरेंट्स, पेरेंट्स को एंगेज करने के लिए होमवर्क दिया जाता है, शुड बी अकॉर्डिंग टू पीपल एबिलिटीज, इट इज ओनली एन एक्सरसाइज फॉर क्लास वर्क, तो भाई क्या है ये, अकॉर्डिंग टू पीपल्स एबिलिटी, जो छात्र है उसकी एबिलिटी के अनुसार दिया जाना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज रेमिडियल टीचिंग, रेमिडियल टीचिंग में क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन, नेगेटिव, इंपेरेटिव, थ्योरेटिकल, तो क्या दी जाती है भाई, इंस्ट्रक्शन, तो कैसा होता है, इंस्ट्रक्शनल होता है। ओके। नेक्स्ट है व्हाट पेडागोजिकल सेंसेस इज इन्वॉल्व द मार्क पोर्शन, ए टीचर कंस्ट्रक्ट द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट को क्या करते हैं, नॉलेज को एनहांस करते हैं। तो भाई ये थी आपकी क्लास, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा फास्ट हो गई थी मैं, क्योंकि फ्रेंड टाइम की थोड़ी सी कमी थी। आप लोगों के लिए क्लास मैंने रिकॉर्ड कर दी है, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं वो टॉपिक आपको दोबारा से बताने की कोशिश करूंगी। और बस यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी। आगे मिलते हैं आप लोगों से हिंदी पेडागोजी की क्लास के साथ, जल्दी मिलते हैं।